गाइस, अगर आप सीधा वीडियो देखना चाहते हो तो 15 सेकंड स्किप कर दो। लेकिन अगर आप ऐसे ही नई स्टोरीज और मानवा में इंटरेस्टेड हैं और इसका नेकेड पार्ट चाहते हैं तो इस वीडियो में 100 कमेंट्स और 650 लाइक्स करके हाइप कर दो। बस मैं नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। है क्या तुमने वो जानकारी इकट्ठी कर ली है जो मुझे चाहिए थी चेन की? क्या उसने गुपचुप तरीके से उन लोगों से बात की है जिन्हें बूढ़े मालिक ने पीछे छोड़ दिया था? मैंने पता कर लिया है, वहां सच में कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? पिछले कुछ दिनों से चेन की एकदम सूखे पत्ते की तरह बेजान लग रही है। वो रोज या तो घर पर सोती रहती है या फिर अपने कमरे में खाली आंखों से फोन को घूरती रहती है। 18 साल की एक बच्ची है, इसमें भला चिंता करने वाली क्या बात है यार? सच, मैंने जानबूझकर तुम्हें उस चेन की को बचाने दिया था। कहीं उस चेन की को हम पर कोई शक तो नहीं है? वो आखिर किस बात पर शक कर सकती है? शक करने वाली कोई बात ही नहीं है। ये बच्ची बचपन से ही मेरे बहुत करीब रही है। क्या तुम मुझे ये 10 करोड़ रुपए दे रहे हो या नहीं? अगर नहीं तो मैं उसे कहीं और ले जाऊंगा। किन यू अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। अगर चेन की को बड़ा सदमा देना मेरा मकसद नहीं होता तो क्या मैं तुम्हें ये मौका देता? फट्टू इंसान, 10 करोड़ रुपए इसके बारे में तो तुम सपने में भी मत सोचना। चेन युआन, इतने ज्यादा निर्दयी मत बनो। तुमने मेरी पत्नी को मारा है, मैंने अभी तक तुमसे उस बात का हिसाब नहीं किया है। क्या तुम पैसे दे रहे हो या नहीं? अगर तुम नहीं दोगे तो कल मैं चेन की को लेकर वो सब वापस लेने जाऊंगा जो असल में सिर्फ चेन परिवार का है। इसके बाद वहां फिर से एक बहुत लंबी खामोशी छा जाती है और आखिरकार चेन युआन बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। किराए के उस मकान में वो दोनों अभी भी कीमत को लेकर मोल भाव कर रहे थे। चेन की चुपचाप सीढ़ियों से नीचे जाती है और फिर अपने खाने को पहली मंजिल की दीवार पर बहुत जोर से दे मारती है। भाई, उसके चेहरे पर अपना मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आ जाती है। भले ही उसे अंजाम पता था, फिर भी वो खुद को निराश होने से रोक नहीं पाती। चेन की एक मास्क और टोपी खरीदती है। वो टूटी हुई स्क्रीन वाले अपने फोन को देखती है और इस भीड़भाड़ वाले शहर में छिपने के लिए एक जगह तलाशती है। मेरे भाई, उसके पास सिर्फ एक ही जगह है, जुनझांग हुआ द्वीप। वहां हर तरफ वीरान और खाली गांव हैं। चेन की अपना फोन सीधे अपनी जेब में ठूस लेती है। यार सच। और वो जुनझांग हुआ द्वीप की तरफ चल पड़ती है। उसकी आंखें एकदम ठंडी हैं। वो चुपचाप कसम खाती है कि चेन परिवार में वापस लौटने के बाद वो एकदम सबसे पहला काम जो उसे करना है वो है नुआन यांग नुओ को खोजना। 2 जनवरी को सुशी में हल्की सी बर्फबारी होती है और सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा है। पेड़ की काली शाखाएं सफेद बर्फ से ढकी हैं। सड़क पर चलने वाले लोग बहुत कम हैं। सब कुछ सफेद कोहरे में पूरी तरह से दफन हो गया है। एकदम सच। मैं तय की गई जगह पर जुनझांग हुआ द्वीप जाने वाले फेरी डॉक पर पहुंच गया। बर्फ के टुकड़े मेरे बालों पर गिरते हैं और पिघलकर एकदम पानी बन जाते हैं। मेरे भाई, ठंड की वजह से मेरे हाथ भी लाल हो गए हैं। करीब 5 मिनट तक इंतजार करने के बाद मुझे वो तीनों भारी जैकेट पहने मेरी तरफ चलकर आते हुए दिखाई देते हैं। एकदम से यार, वो पूरी तरह से तैयार हैं और बड़े भारी लंबी पैदल यात्रा वाले बैकपैक पहने हुए हैं। क्या आप दोनों मोहतरमा स्टोन विलेज में रुकने का प्लान बना रही हैं? तुम बहुत सामान लाई हो। क्या तुम्हें रात में भूतों से डर नहीं लगता? मैं दूर से कोहरे में लिपटे उस द्वीप को देखता हूं और अनजाने में अपना थूक निगलता हूं। मेरी हालत खराब है। वांग किन मुझे घूरकर देखती है और मेरी कमर में अपनी कोहनी मारती है। तुम एकदम फट्टू हो। जू किंग और यांग झाओ को इन सब चीजों से बिल्कुल डर नहीं लगता। यांग झाओ बहुत ही शर्मिंदा होकर अजीब सी हंसी हंसता है। वो फेरी के 3 टिकट बाहर निकालता है और उन्हें हमें दे देता है। वो कहता है, चलो अब फेरी पर चढ़ते हैं। ये वो प्राइवेट कमरा है जो मेरे पिता ने हमारे लिए लिया है। ये मेरा फेरी का पहला सफर है। मैं यांग झाओ के पीछे पीछे उस बड़े कमरे की तरफ जाता हूँ जो सबसे ऊपर हॉल के अंत में है। वो कमरा बहुत बड़ा है। बाहर समुद्र का नजारा बिना किसी रुकावट के एकदम साफ दिखाई देता है। मेरे भाई सच, मैं बहुत ही डरते हुए उस एकदम शानदार हंस के पंखों वाले सोफे पर बैठ जाता हूँ। पहली बार मैं अमीर और गरीब के बीच के अंतर को अपनी आंखों से साफ तौर पर देख पाता हूँ। भाई, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। यांग दरवाजा खोलने के लिए उठता है। वो तुरंत सावधान हो जाता है और पूछता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? दरवाजे के बाहर सूट पहने हुए एक आदमी खड़ा है। उसके पीछे बंदूक लिए 5 बॉडीगार्ड खड़े हैं। वो आदमी माफी मांगते हुए इज्जत से थोड़ा सा नीचे झुकता है। मिस यांग, इस समय आपको परेशान करने के लिए खेद है। हम अपनी मिस चेन को खोजने आए हैं। चेन की कहाँ है? हमें ये बात कैसे पता होगी? वो लंबे समय से स्कूल नहीं आई है। देखिए, स्थिति ऐसी है कि हमारी मिस चेन को किन यू ने किडनैप कर लिया था। किन यू उसे छिपाने के लिए यहाँ लाया था और उसका कोई भी अता पता नहीं है। हम जानकारी के आधार पर ही यहाँ आए हैं। अगर आपको हमारी मिस के बारे में कोई सुराग मिले तो मिस यांग, कृपया हमारे मिस्टर चेन को जरूर बता देना। भाई, मिस्टर चेन बहुत ज्यादा चिंतित हैं। दरवाजा बंद करने के बाद यांग झाओ की भौहें थोड़ी सी तन जाती हैं और वो इस स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझ जाता है। वांग किन अपना मुंह ढक लेती है और अपनी आवाज को बहुत ही धीमा कर लेती है। बूढ़े मास्टर चेन अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार हैं। किन यू ने किसी तरह वसीयत फाड़ दी है और अब उसने चेन ग्रुप के कुछ पुराने शेयरधारकों को भी उसके खिलाफ भड़का दिया है। अब चेन की को कंपनी से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। मेरे भाई सच, अब उसकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती है। किसी भी अनदेखी समस्या से बचने के लिए चेन युआन अब हमेशा के लिए चेन की को रास्ते से हटाना चाहता है। भाई, जू सुकिंग की आंखें पूरी तरह से चौड़ी हो जाती हैं। लेकिन चेन की तो चेन युआन की बेटी है। भला चेन युआन अपनी ही बेटी को क्यों मारना चाहेगा यार?
तुम इन सब बातों को कभी नहीं समझ पाओगे। ये सब अमीर परिवारों की दुश्मनी के बारे में है। तुम्हें क्या लगता है कि चेन की जैसी नाजायज औलाद इतनी आसानी से चेन परिवार में वापस कैसे आ पाई थी? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसने बूढ़े मास्टर चेन का दिल जीत लिया था? चेन परिवार पर कब्जा करने के लिए ही चेन की ने ये किया था। चेन युआन के बेटे यानी कि अपने सौतेले भाई को जान से मार दिया था, तब से वो बाप बेटी एकदम आग और पानी की तरह एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन मैंने ये बातें सिर्फ अपने पिता से ही सुनी थी। मैं होंठ सिकोड़कर उन बातों को याद करता हूँ जो यीजी ने मुझे कभी बताई थी। उसने कहा था कि उसके माँ बाप उसे प्यार नहीं करते, वो उसे मारना चाहते थे। उस दिन उस शानदार विला में उस पागल लड़की ने अपने ही पिता का सामना किया था। ये सब बहुत ही ज्यादा नफरत के साथ था। वो चीख रही थी, भाई मैं सोच भी नहीं सकता कि चेन की जिंदगी कितनी दर्दनाक रही होगी, लेकिन उसका ये दुख भरा जीवन मुझे चोट पहुंचाने का कोई भी बहाना नहीं है मेरे दोस्त। मैं उसे माफ नहीं कर सकता और मुझ पर इतने जुल्म करने वाली उस चुड़ैल पर तरस नहीं खा सकता। वो जादुई फेरी डॉग है मेरे भाई, सच। सर्दियों में भी मुझे जो पहली चीज दिखती है वो है बहुत बड़ी घास फूस और पेड़ों की लंबी कतारें। यहाँ की हवा में समुद्र की हल्की नमकीन सी महक घुली हुई महसूस होती है मेरे भाई। वांग किन के हाथ में नक्शा है, वो टॉर्च ऊपर उठाती है और चिल्लाकर कहती है, ठीक है चलो अब जल्दी से स्टोन विलेज चलते हैं, एकदम सिस्टम फाड़। जूकिंग हिचकिचाते हुए मुझे देखती है। वांगमो की सांत्वना देने वाली उस नज़र को देखकर जूकिंग को थोड़ी राहत महसूस होती है मेरे भाई, सच। वो वांगमो की आस्तीन पकड़ती है और 3 छोटी पहाड़ियों को पार करके और 2 नदियों का चक्कर लगाकर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है मेरे भाई। उन चारों को वो पूरी तरह से खाली पड़ा स्टोन विलेज मिल गया था। स्टोन विलेज के घर बहुत टूटे फूटे थे, जो 1990 के दशक की तकनीक से बने थे भाई, एकदम सच में। आसमान में अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। वांग किन बहुत ज्यादा उत्साहित है। वो रास्ता दिखाने के लिए टॉर्च को पकड़े हुए है भाई, लेकिन टॉर्च की उस रोशनी में अचानक से उस नरम जमीन पर खून से सना हुआ एक पैरों का निशान दिखाई देता है और उसके चेहरे पर हैरानी एकदम से जम सी जाती है मेरे भाई, सच। वांग किन इतना ज्यादा डर जाती है कि वो तुरंत 2 कदम पीछे हट जाती है। क्या क्या यहाँ कोई सीरियल किलर है? मैं बहुत ही शांति से अपने आसपास का माहौल देखता हूँ भिड़ू, एकदम सच में। मुझे लगता है कि चेन की पक्का यहीं कहीं आसपास छिपी होगी। जमीन पर पड़ा ये ताज़ा खून उसी का है। यांग झाओ एक बहुत ही गहरी सांस लेता है और एकदम पक्का फैसला करता है मेरे भाई, सच में। हाँ यार, वो पीछे की तरफ मुड़ता है। चलो वापस चलते हैं। मुझे भूतों से कोई डर नहीं लगता है, लेकिन इन लोगों से बहुत डर लगता। शूशू किंग ने पूरी रजामंदी में खुशी से अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। हम चारों ने उसी रास्ते से वापस लौटने का पक्का इरादा कर लिया था भाई, पर तभी अचानक से बहुत भारी बर्फबारी शुरू हो गई। उड़ती हुई बर्फ ने हमारी आंखों के सामने एकदम अंधेरा कर दिया और यहाँ का तापमान भी बहुत तेजी से गिर गया। वांग किन अचानक से रुक गई और बोली कि इस भयानक तूफान से बचने के लिए हमें स्टोन विलेज में छुप जाना चाहिए, क्योंकि बाहर बर्फबारी बहुत ज्यादा है और सबकी जान को भारी खतरा है। हम सबने उन खूनी पैरों के निशानों को इग्नोर मारा और गांव के शुरू में बने एक घर के अंदर घुस गए। वो एक मंजिला मकान था जिसकी सारी खिड़कियां टूटी थीं, पर वो टूटी फूटी जगह भी हमें इस भयानक बर्फबारी से कुछ देर के लिए बचा सकती थी। वांग किन ने हम तीनों को वहां शांति से बिठा दिया, बैग वहीं छोड़कर बस टॉर्च और फोन लिए। वो बोली, तुम सब यहीं रुको, मैं ऐसा घर ढूंढ कर आती हूँ जिसमें खिड़कियां हों। शूशू किंग की हवा टाइट हो गई और वो चिल्लाई, बिल्कुल नहीं, अगर बाहर कोई गुंडा हुआ तो। मैंने कहा, मुझे वांग किन के साथ जाने दो यांग झाओ, क्या तुम शूशू किंग को बचा सकते हो? वो फटू भूतों से तो डरता था, पर किसी इंसान से बिल्कुल भी नहीं। उसने फुल भौकाल में अपनी छाती ठोकते हुए भरोसा दिलाया कि एकदम पक्का वांग किन। और मैंने साथ में अपनी टॉर्च जलाई और उस भयानक बर्फबारी के बीच आगे की तरफ निकल पड़े। बर्फबारी लगातार बढ़ती जा रही थी और रुकने का कोई नाम नहीं ले रही थी। मैंने हर एक घर के अंदर अपनी टॉर्च जलाकर देखा। ये काफी ज्यादा अजीब बात थी। स्टोन विलेज के सभी घरों की खिड़कियां कैसे टूटी हैं? वांग किन ने दूर कोने की तरफ इशारा किया और बोली, चलो वहां चलकर देखते हैं। अगर वहां भी कुछ नहीं मिला तो हम कॉल करेंगे और मेरा नौकर हमें यहां से निकालने के लिए एक हेलीकॉप्टर लेकर आ जाएगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो आखिरी से दूसरे घर में गई। मैं सबसे अंदर वाले कोने के घर में चला गया। मैंने आंगन में बनी दीवार के एक कोने पर अपनी टॉर्च की रोशनी मारी तो मुझे वहां एक सफेद शर्ट का किनारा दिखाई दिया। मैंने होंठ दबाए और उस छुपे हुए रास्ते की तरफ आगे बढ़ा। मैं बर्फ में गिरी उस लड़की को पूरी तरह से भूल चुका था और यहाँ मौसम एकदम जमा देने वाला था। चेन के ई ने सिर्फ एक सफेद रंग की हुडी पहनी थी जो पूरी खून से सनी थी और उसका ताज़ा खून अब जमकर एकदम कड़क हो चुका था। भारी बर्फबारी लगातार हो रही थी, जैसे उसे दफना देना चाहती हो। मैं उसके 1 मीटर पास गया। अगर मैं उसकी छाती को ऊपर नीचे होते न देखता तो पक्का मान लेता कि वो मर चुकी है। तो मैं पक्का यही मान लेता कि वो बंदी मर चुकी है। चेन के ई इस बुरे वक्त में एकदम कमजोर और लाचार हो चुकी थी। वो इतनी ज्यादा कमजोर थी कि अगर मैं मुड़कर वापस चला जाता तो वो पक्का इस भयानक और जानलेवा तूफान के बीच बुरी तरह तड़पकर मर जाती। और सच बताऊं तो मैंने बिल्कुल ऐसा ही काम किया। मैं मुड़ा और वहां से चल दिया। मेरे दिमाग में उसी मनहूस चांदनी रात का वो भयानक खौफनाक मंजर पूरी तरह से घूमने लगा था। दरवाजे तक पहुंचते ही मुझे उस लड़की की वो घटिया और ठंडी नफरत वाली नजर याद आ गई। मैं रुक गया। मेरी इंसानियत और ज़मीर ने मुझे अंदर से बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। मैं पूरी तरह से लाचार होकर उस दीवार के कोने से टिक गया। एक वक्त ऐसा भी था जब मैं सच्चे दिल से चाहता था कि चेन की मर जाए, पर जब उसे बचाने की पावर मेरे हाथों में आई तो मैं पीछे हट रहा हूँ। ऐसा क्यों है कि सारी घटिया हरकतें चेन के ई ने की और फिर भी दर्द और पछतावे की सज़ा मुझे ही भुगतनी पड़ रही है?
अगर मैं उसे ऐसे मरते हुए देखकर भी नहीं बचाता हूं तो इसका सीधा मतलब है कि इन नीच लोगों ने मेरी इंसानियत और मेरे अच्छे ज़मीर को पूरी तरह से उखाड़कर फेंक दिया है। मैं झटके से एकदम सीधा खड़ा हुआ और अपनी इस फालतू की दया पर तंज मारते हुए वापस लौट गया। मैं उस बंदी के पास जाकर रुका और अपनी जैकेट उतार ली। मैंने उस रुई वाली मोटी जैकेट को चेन के ई के ऊपर अच्छे से डाल दिया, जिससे उसे काफ़ी गर्माहट मिली। उस गर्माहट से चेन के ई ने धीरे से अपनी आंखें हल्की सी खोली। अपनी धुंधली नज़रों से उसे सामने एक दुबला पतला सा शरीर दिखाई दिया। उसकी उंगलियां कांपी, क्योंकि वो सच में उस लड़के के चेहरे को छूना चाहती थी। नुओ नुओ, तुम मुझे ढूंढने के लिए आ गए। वो बर्फीला तूफान अब पूरी तरह पागल हो चुका था और तबाही मचाते हुए कहर ढा रहा था। तेज हवा से उसके काले बाल साइड में उड़ गए और उसकी आंखों के सामने एक जाना पहचाना सा चेहरा आ गया। ये सब देखकर चेन के ई पूरी तरह से सुन पड़ गई। जिसने उसकी जान बचाई थी वो वांग मो था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने लगी कि शायद ये कोई सपना चल रहा है। वांग मो भला इस जुंजियांग हुआ आइलैंड पर कैसे हो सकता है, और वो मुझे बचाने के लिए तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये तो सच में चमत्कार है कि उसने अभी तक मेरे टुकड़े नहीं किए। उसने उस खतरनाक बर्फीले तूफान में अपनी आंखें फिर से खोलीं। उस जवान लड़के का छोटा सा चेहरा भयंकर ठंड की वजह से एकदम लाल हो चुका था और वो पूरी तरह से फोकस्ड था। उसके हाथ उस मोटी जैकेट के अंदर थे और वो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके उसके पेट पर लगे चाकू के गहरे घाव को धीरे धीरे साफ कर रहा था और शरीर में गर्माहट फैलने लगी। उस भयानक दर्द को महसूस करते हुए चेन के ई को धीरे धीरे होश आने लगा और फिर वो पूरी तरह होश में आ गई। उसे समझ आ गया कि ये कोई सपना नहीं चल रहा था। जिस मासूम इंसान को वो परेशान करती थी आज वही उसकी जान बचा रहा था। वो बिना हिले वांग मो को बस घूरती रही। उसने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे। मुझे अपनी जैकेट देने के बाद उसने बस एक भद्दा सा सफ़ेद स्वेटर पहना हुआ था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उस अंधी बुढ़िया ने इसे बुना था। वो इस काम में एकदम उस्ताद था। पट्टी बांधने का उसका तरीका बहुत ही सधा हुआ था, जिसे देखकर उसे वो सारी बातें याद आ गईं जब उसने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था। चेन केई को तुरंत समझ आ गया कि वो माहिर क्यों है। पहली बार उसे इतने ध्यान से देखने पर चेन केई को अचानक इस बात का एहसास हुआ। वांग मो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखता है। उसकी नाक एकदम सीधी और तीखी है और आंखें पतझड़ के साफ पानी जैसी चमकदार हैं। मैंने कहा, तुम होश में आ गई। जब उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मैं मुड़कर जाने लगा। मैंने सिर्फ एक स्वेटर पहना हुआ था और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे लगा कि मैं ठंड से पूरी तरह जमने वाला हूँ। चेन केई ने उस दुबले पतले जवान लड़के को देखा, जिसकी उंगलियां अभी भी उसके ताज़े खून से रंगी हुई थीं। उसने बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में रोते हुए कहा कि मुझे बचा लो। हवा और बर्फ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चेन केई ने साफ देखा कि वांग मो आधे कदम के लिए झिझका, लेकिन फिर पक्के इरादे के साथ वहां से निकल गया। कितनी अजीब बात है, उसने मुझे अपनी जैकेट दी, मेरे घाव को साफ किया, लेकिन वो पूरी तरह से एक अच्छा इंसान बनने का कोई नाटक नहीं करना चाहता था। उस लड़के की पीठ को बर्फ के भयानक तूफान में गायब होते देखकर सब कुछ पहले जैसा हो गया। चेन केई दीवार के सहारे टिक गई और उसकी मदद से धीरे धीरे उठकर बैठने की पूरी कोशिश करने लगी। फिर उसने कोने में छुपाकर रखा हुआ अपना सारा खाना बाहर निकाला और खाने लगी। वांग किन को गांव की एकदम दूसरी तरफ एक खिड़कियों वाला घर मिल गया था। वो घर बहुत सारी बेलों से कसकर लिपटा हुआ था, जिसकी वजह से अंदर तूफान नहीं आ सकता था, जिससे हम चारों को वहां खतरे से बचने के लिए कुछ देर की एक सेफ जगह मिल गई। वांग किन ने एक मोमबत्ती जलाई और उस फड़फड़ाती रोशनी में उसने देखा कि मैंने बहुत ही कम कपड़े पहने हुए थे। उसने जल्दी से कुछ दूसरे कपड़े निकाले और वांग मो को पहना दिए। वो बोली, मोमो, तुम्हारी वो जैकेट कहाँ है? मैंने कहा, कोने में चेन केई पड़ी थी। उसे किसी ने चाकू मार दिया था और उसने ना के बराबर कपड़े पहने थे। उस जानलेवा तूफान में उसे ठंड से तड़पता देखकर मैंने उसे अपनी जैकेट दे दी। ये सुनकर तीनों एकदम सुन्न पड़ गए। शुशु किंग ने बहुत झिझकते हुए मेरे माथे पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मो, क्या इस भयंकर ठंड ने तुम्हारे दिमाग का दही कर दिया है? तुम उस घटिया चेन केई की जान क्यों बचाओगे? मैंने कहा, क्योंकि मैं बाद में ये नहीं सोचना चाहता कि वो सिर्फ इसलिए मर गई क्योंकि मैंने उसे नहीं बचाया। वहां कुछ देर के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। वांग किन ने एक टेंट लगाया और हम चारों ने जैसे तैसे रात काटी। अगले दिन वो तूफान और बर्फबारी पूरी तरह रुक चुकी थी। हम वापस जाने के लिए फेरी पर चढ़ गए। फिर हमने डॉक पर एक दूसरे को अलविदा कहा। जैसे ही मैं अपने घर जाने के लिए एक सुनसान सी गली के अंदर घुसा तो किसी ने मुझे अचानक बहुत जोर से दीवार पर धक्का मार दिया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन तभी एक बहुत ही ठंडे हाथ ने मेरे मुंह को कसकर दबा लिया। मेरी गर्दन की धड़कती हुई नस पर एक धारदार चाकू रख दिया। मेरी आंखों में बिल्कुल यकीन नहीं था। मैंने तो साफ उसकी जान बचाई थी। मुझे अपने घर ले चलो। चेन केई की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी थी। उसने अभी भी मेरी मोटी जैकेट पहनी हुई थी और अंत में उसने मेरे मुंह में एक काली गोली ठूस दी। मैं उसे थूकना चाहता था, पर चेन केई ने गला दबाकर जबरदस्ती मुझे गोली निगलने पर मजबूर कर दिया। मेरी आंखों में खौफ था। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, यह चेन ग्रुप का बनाया एफ्रोडिशियक है। अगर तुमने किसी औरत को नहीं ढूंढा तो तुम फटकर मर जाओगे और इसका इलाज सिर्फ मेरे पास है। मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हें 3 बार वो एंटीडोट दूंगी और उसके बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। चेन के ने चाकू रखा और भौकाल में दीवार से टिककर खड़ी हो गई। बोली, ये जहर बस 1 घंटे में अपना असर दिखाएगा, अब आगे का फैसला तो खुद कर ले। मैंने उसके चेहरे को बहुत ही खौफनाक नफरत से घूर कर देखा और बोला, क्या तुझे डर नहीं है कि वो तुझे जान से मार देगा? वो डायन बोली, क्या तू मुझे मार देगा? वांग मो तो सच में बहुत ज़्यादा सीधा और बेवकूफ़ है। अगर आज तू यहाँ पर नहीं होता तो मैं पक्का बुरी तरह से मारी जाती और मेरी जान निकल जाती। मैंने चेन के की उस बहुत घटिया और नीच शक्ल को देखा जो किसी का भी भेजा फ्राई करने के लिए काफ़ी थी। मैं सच में उसे उस मासूम इंसान से बिल्कुल भी नहीं जोड़ पा रहा था।
मैंने गुस्से में चेन के से जैकेट छीनी। वो बोली मेरी जैकेट वापस दे। मैंने बोला तूने मुझे दी थी तो अब ये मेरी है, पूरे 55 मिनट में इसका असर शुरू हो जाएगा। तुझे पैदल अपने घर तक जाने में 45 मिनट लगेंगे। क्या तू सच में अभी भी मेरे साथ फालतू की भसड़ करना चाहता है? मेरी खोपड़ी सटक गई। बहुत देर तक खुद को रोकने के बाद आखिर में बोल ही पड़ा, तू मेरे घर पर क्या कर रही है? वो बोली, रहूंगी तो अपनी दादी के साथ सो जाना, मैं इस कमरे में सोऊंगी। मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते तक रहूंगी। मैंने बोला, क्या मिस चेन की औकात इतनी गिर गई है? मेरे घर पर आकर तुझे नीचे इस नंगे फर्श पर ही सोना पड़ेगा। चेन के ने मुझे एक बहुत ही अजीब नज़र से देखा। क्या तू मेरे साथ एक ही कमरे में रहने के लिए तैयार है? मैंने बोला, मैं अपनी दादी के साथ सोऊंगा। मैंने बोला कि तुझे रहने का किराया देना पड़ेगा। वो बोली, ठीक है, 3 हफ्ते के लिए क्या 3 लाख युआन काफ़ी होंगे? मुझे लगा कि उसकी इस बात को मानना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से हाँ में सिर हिलाया, जो कि मेरी तरफ से पूरी रजामंदी थी। आखिर मुझे उसकी उस दवा की ज़रूरत थी। मैं दरवाजे तक गया और सीधा दरवाज़ा खोल दिया। घर के अंदर एकदम खतरनाक वाला अंधेरा था और कोई भी नहीं था। दादी ने आज छुट्टी ली थी और वो अभी तक बाहर मार्केट से वापस घर लौटकर नहीं आई थी। चेन के दरवाजे पर खड़ी थी। उसे हॉल का बिस्तर दिख रहा था। वो चौड़ में मेरी पढ़ाई वाली जगह पर बैठ गई और पुरानी घड़ी लगातार टिक टिक कर रही थी। मैंने थोड़ी जल्दबाजी में बोला, ला बता, मेरी दवा कहाँ है? चेनके ने बहुत ही आराम से एक छोटी सी सफ़ेद रंग की गोली बाहर निकाली। मैंने अपना दिल पक्का किया और वो दवा लेकर एक ही बार में गटक गया। चेनके बहुत देर तक सब कुछ देखती रही और फिर बोली, क्या ये तेरा अपना कमरा है? पर मेरे जैसे एक मजबूर इंसान को कोई भी शिकायत करने का हक बिल्कुल नहीं था। मैंने उसे इग्नोर मारा और आंखों से इशारा किया कि वो साइड खिसक जाए, पर वो हिली तक नहीं बोली। मैंने किराया दे दिया है। मैंने उससे बोला कि तूने सिर्फ बिस्तर के लिए ही अपना किराया दिया है। चेनके ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और फिर मुझसे बोली, तो फिर इस पढ़ने वाली टेबल का कितना किराया लगेगा? मैंने अपने बैग से अपनी केमिस्ट्री की किताब और कुछ खाली पेपर बाहर निकाले। मैंने बोला, ये टेबल किराए के लिए नहीं है, मुझे यहाँ पर अपनी पढ़ाई करनी है। चेनके फिर भी उठी और साइड में खिसक कर मेरे बिस्तर पर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके पेट में चूहों ने भसड़ मचा दी। उसने बिस्तर के पास रखे कपड़े सुखाने वाले डंडे को उठाया और मुझे कोंचते हुए बोली, वांग मो खाने के लिए अब मुझे कितने पैसे और देने पड़ेंगे? मैंने अपना सिर घुमाया और उसे एकदम खौफनाक नज़र से घूरते हुए पूछा, क्या तू अब वापस अपने चेन परिवार के पास जा सकती है? चेन के बिस्तर के कड़क सिरहाने से आराम से टिक गई। क्या तुझे ये डर लग रहा है कि मैं कल रात वाले पैसे तुझे नहीं दूंगी? वो एक सुनसान टापू पर एक टूटे फूटे लकड़ी के घर में सोई थी और पूरी रात ठंड से कांपती रही। अब बस उसका सिर बुरी तरह चकरा रहा था और पूरा शरीर बुखार से बहुत तप रहा था। मैंने दोबारा पूछा, वरना क्या जो तेरी हालत अभी है तो मुझे पैसे कैसे ला कर देगी? चेनके ने होठ सिकोड़े और चादर को साइड फेंक दिया। मैं जिंदा बच गई, इसलिए मैं जीत गई। बाप बेटी की इस जानलेवा जंग में मुझे कुछ थोड़ा पल्ले पड़ रहा था। ये उस अमीर परिवार का एक ऐसा टेस्ट था जिसे उन्होंने वारिस के लिए बहुत ही ध्यान से तैयार किया था। मुझे जिंदगी में आगे कुछ भी पूछने की चुल नहीं थी। चेनके ने अपनी भौं ऊपर की और उस कपड़े सुखाने वाले डंडे से मेरी पीठ पर लगातार कोचती रही। बताना, खाने के लिए कितने पैसे दूं? मैं अचानक से खड़ा हो गया और उसे नीचे घूर कर देखा। मैंने बोला, पूरे 3.5 मिलियन। ये वो टाइम था जब चेनके ने मुझसे उस एग्रीमेंट पर साइन मांगा था और मुआवजे में ये पैसे मुझे ऑफर किए थे। चेनके की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। उसने बोला, क्या दुनिया में तुझसे बड़ा भी कोई लालची और मतलबी इंसान हो सकता है? चेनके को 3.5 मिलियन का मतलब बहुत अच्छे से पता था। ये वो कॉन्ट्रैक्ट था जिसका इस्तेमाल उसने मेरी इज्जत और औकात को चलने के लिए किया था। अब मैं इसका इस्तेमाल उसके यहाँ रहने और जिंदा बचने के लिए कर रहा था। उसने वांग मो के चेहरे पर गुस्सा और भयानक नफरत ढूंढने की कोशिश की, पर वहां कुछ नहीं था। तू पैसे दे ही रही है तो उसे राउंड फिगर करके पूरे 4 मिलियन ही क्यों नहीं कर देती? उसने कहा, वो भी एकदम ठीक है। ऊपर के वो फालतू 2 लाख तू मेरे दिमाग का दही करने और मेरे खौफ के लिए समझ सकती है, जो मेरे घर में पनाह लेने के बदले तेरा हर्जाना है। चेनके की नजरें गहरी थीं। वो वांग मो को लगातार घूर रही थी। बहुत देर तक उस लड़के की आंखें एकदम साफ और सच्ची थीं, जैसे कि कोई साफ नदी बह रही हो जो फरवरी में पहाड़ों से बहती है। उसकी उस घूरती नज़र से मेरी रीढ़ की हड्डी में एकदम खौफ वाली सिरहन दौड़ गई। पुरानी और धूल खाई हुई यादें मेरे दिमाग में वापस ताज़ा हो गईं। सालों का वो भयानक दर्द और टॉर्चर याद आ गया। वो लड़की अचानक से बोल पड़ी, पूरे 4 मिलियन? तो फिर मुझे खाने के लिए कुछ एकदम कड़क और मसालेदार चीज़ ही दे। एक आम इंसान के लिए पूरे 4 मिलियन सच में एक बहुत ही बड़ा और सिस्टम फाड़ देने वाला अमाउंट होता है। मैं तुरंत वापस अपने होश में आया और एक रफ पेपर फाड़कर उस छपरी लड़की को पेन थमा दिया। मैंने एक कड़क आवाज में बोला, तुझे उधार लेने का कागज लिखना होगा और अपना अंगूठा भी लगाना होगा। चेन के मजे लेकर हंस पड़ी। वांग मो, 4 मिलियन मेरे लिए बिल्कुल ऐसे हैं जैसे तेरे लिए 4 युआन। तू मुझसे सिर्फ 4 युआन की चीज के लिए उधार वाला कागज लिखवा रहा है। मैंने बिना कुछ बोले अपने हाथ में पकड़े पेपर और पेन को दोबारा हिलाया। चेनके ने फिर भी एक एक शब्द करके वो उधार का कागज लिखा और अपना अंगूठा लगा दिया। मैंने उस कागज को अच्छे से मोड़ा और दराज में लॉक कर दिया। उस लड़की की आवाज़ पीछे से आई, मुझे ब्लैक पेपर स्पघेटी चाहिए और थोड़े क्रिस्पी फ्राइड प्याज भी लाना हो सके तो साथ में 1 कप ब्लैक कॉफ़ी भी देना। और खाना खाने के बाद मुझे ब्लूबेरी का एक हिस्सा भी चाहिए। मैंने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे और अपना माथा सिकोड़कर उसे देखा। ए चेनके सुन, मेरा घर कोई मन्नत मांगने वाला कुआं नहीं है। किसी भी आम दिन में मेरी दादी मेहनत करके सिर्फ 100 युआन ही कमा पाती हैं। अब तेरा एक ही टाइम का खाना पूरे 100 युआन का है और तू अभी पैसे भी नहीं दे सकती। क्या तेरा इन 3 हफ्तों में हमारा पूरा घर बिकवाकर तुझे खिलाने का प्लान चल रहा है? चेनके ने शब्दों को खींचते हुए बहुत धीरे धीरे मजे में बोला,
वांग मो पूरे 4 मिलियन। क्या तू मुझे सिर्फ और सिर्फ उबली हुई हरी सब्जियां ही खिलाने वाला है? मैंने मुंह फेरा और किचन में इंस्टेंट नूडल्स का एक कटोरा बनाने के लिए सीधा अंदर चला गया। इंस्टेंट नूडल्स के साथ 2 सॉसेज और किमची की एक छोटी सी प्लेट भी वहां रखी थी। चेन के एकदम सीधी होकर बैठ गई और उस पर एक नज़र डाली। मैं इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाती। जब वो छोटी थी और किन यू के साथ रहती थी तो उसने ऐसा कभी नहीं खाया इंस्टेंट नूडल्स। हालांकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने बोला खाना है तो खा, वरना मत खा। तूने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए हैं, नहीं खाएगी तो भूखी ही मरेगी। मैंने वो नूडल्स का कटोरा और चॉपस्टिक्स बिस्तर के पास वाली टेबल पर रख दी और अपनी पढ़ाई करने लगा। चेन के ने फिर भी उसे खाया और पूरा सफाचट कर दिया। उसने कटोरा लिया। मैंने गंदे बर्तन और चॉपस्टिक्स धोने के लिए सीधा अपने किचन में रख दिए। तभी मेरी प्यारी दादी बाजार से वापस आ गई और उन्होंने बर्तन धोकर बाहर निकल रही। चेन क्यूई को अचानक सामने से आते हुए देख लिया। मेरी दादी ने बहुत ही प्यार से पूछा, मोमो क्या तू अपने किसी दोस्त के साथ बाहर घूमने गया था? क्या तूने वहां पर खूब मजे किए? उनकी वो बूढ़ी आंखें एकदम सूनी लग रही थीं, पर वो बहुत ही गर्माहट से मुस्कुराईं। मैंने तुरंत भागकर उनका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और बोला, दादी ये मेरी क्लास में पढ़ती है। इसके घर पर कुछ भारी लोचा हो गया है, इसलिए ये पूरे 3 हफ्ते हमारे साथ रहने वाली है और ये किराया भी देगी। मैंने कहा, इसका किराया 30,000 युआन है। वो हैरान होकर बोली, अरे बेटा, क्लास की दोस्त से भला किराए के पैसे क्यों लेना? मोमो तू आज रात से मेरे साथ ही सोना और अपनी दोस्त को आराम से अपने बिस्तर पर सोने देना। मैंने कहा, हमें किराया तो पक्का लेना ही पड़ेगा दादी, वरना उसे यहाँ मुफ्त में रहने में बहुत अजीब लगेगा। इसमें अजीब क्या है? मैंने एकदम प्यार से कहा, दादी मेरी दोस्त घर आई है और आपने खाने के लिए कुछ भी अच्छा या मसालेदार सामान नहीं खरीदा। अरे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं दादी, इसे मांस बिल्कुल पसंद नहीं। चेन की हुई असल में मेरी इस बात का एकदम विरोध करना चाहती थी, पर आखिर में उसने अपना मुंह बंद रखा और मेरा वजन बढ़ाने के लिए चुपचाप बिस्तर में घुस गई। मैं हर बार बहुत खाता हूँ और रात को 10 बजे भी मैं एक बार पूरा भारी खाना पेल कर खाता हूँ। मेरी दादी बहुत जल्दी सो जाती हैं। वो मेरे लिए रात का खाना बनाकर सीधा सोने चली जाती हैं ताकि मेरी नींद खराब ना हो। मैं लगातार 10 रातों से भी ज्यादा समय से अपनी लिविंग रूम में बैठकर रात का वो भारी खाना खा रहा हूँ। मैं अपना वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा कैलोरी वाला खाना खा रहा हूँ। आज रात मैंने खाने में दूध और पनीर वाला शानदार फ्राइड चिकन मंगवाया था। पूरे कमरे में उस तले हुए खाने की कड़क महक एकदम फैल गई थी। चेन अपना फोन चला रही थी और उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो अचानक से उठकर बैठ गई और आखिर में खुद को बोलने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाई। वांगमो मुझे भी ये खाना है। मैंने टेंशन में कहा, मेरी औकात नहीं कि मैं मिस चेन को ये सब खिलाऊं। मैंने एकदम मजे से उस फ्राइड चिकन का एक बहुत ही बड़ा और कड़क बाइट लिया। पनीर का वो मजेदार और शानदार स्वाद मेरे पूरे मुंह में अच्छे से भर गया था। मुझे भयानक उल्टी आ रही थी पर मैं सब कुछ निगल गया। नहाने के बाद मैंने देखा कि बाहर मेरे लिविंग रूम की बत्तियां पूरी तरह बंद थीं। मैं किसी तरह अंधेरे में टटोलते हुए अपने बाल सुखाने के लिए सीधा अपनी मेज तक पहुंच गया। मेरे बालों के सिरों से पानी नीचे टपक रहा था और धीरे धीरे सूख रहा था। उस हेयर ड्रायर की तेज आवाज ने चेन को जगा दिया था। वो तुरंत उठी और अंधेरे में एकदम पागलों की तरह वांग मो को घूरने लगी। तूने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुझे मुझसे डर क्यों नहीं लगता? उसका वो खौफनाक घूरना मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब और असहज कर रहा था। मैंने तुरंत नीचे झुककर उस ड्रायर का प्लग निकाल दिया। अब तेरी खुद की ऐसी वाट लग चुकी है तो भला मैं तुझसे अब क्यों डरूंगा? क्या तू भूल गई कि तू अभी भी मेरे दिए हुए उस जहर के नशे में है? मैं तुझे कल सुबह पक्का इसकी दवा दे दूंगा। मैं कल सुबह एकदम जल्दी यहाँ से निकल रहा हूँ और मुझे वापस आने में काफी देर हो जाएगी। मेरे जाने के बाद तू मेरी दादी को बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। तू आखिर जा कहाँ रहा है? अगर तू मुझे छोड़कर चला गया और उस बुढ़िया को मेरी असली पहचान पता चल गई तो वो मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। तू कहीं मेरा भंडा फोड़ने का कोई घटिया प्लान तो नहीं बना रहा है, पागल इंसान? मैं उसके साथ कोई भी फालतू की भसड़ नहीं पालना चाहता था, इसलिए मैं मुड़कर सीधा कमरे में चला गया। सियोक शहर की यह सर्दी हड्डियों को कंपा देने वाली थी। उस टूटे हुए फोन की स्क्रीन पर अचानक एक नया मैसेज आ गया। चेन ने तुरंत उस पर टैप किया। वो मैसेज बुड्ढे आदमी के लिए काम करने वाले सेक्रेटरी यांग का था। उसने लिखा था, मैडम क्या आप अभी भी जिंदा हैं? जिंदा? चेन युआन ने बहुत ही खौफनाक तरीके से कहा। तुम मर चुकी थी और सीधा बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी। मिस्टर चेन ने तुम्हें पूरे 2 हफ्ते तक ये सब बर्दाश्त करने को कहा था। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है। हवा ने खिड़की के पर्दे उड़ा दिए। उस लड़की की आंखों में भयानक नफरत और जान से मारने का एकदम खतरनाक खौफ भरा हुआ था। ये कितनी भसड़ है! इस शर्त ने उसकी खुद की जिंदगी को ही दांव पर लगा दिया था। अगली सुबह मैंने चेन क्यूई को बहुत ही जोर से हिलाकर जगाया, उससे अपनी दवा ली और आखिरकार उस कड़वी गोली को अपने मुंह में डालकर निगल लिया ताकि मेरी जान बच सके। मैंने झटके से अपना बैग उठाया और पागलों की तरह घर से बाहर निकलकर भागा। चेन क्यूई ने अपना फोन खोला और देखा 15 जनवरी की तारीख थी और सुबह के 7 बज रहे थे। चेन ने भी छुपकर मेरा पीछा किया। मैं एक गाड़ी लेकर सीधा रहने अस्पताल गया, फिर पागलों की तरह 5वीं मंजिल पर चढ़कर उस बड़े से गलियारे के बिल्कुल आखिरी छोर तक पैदल चलता गया। उस शानदार वीआईपी वार्ड के बिल्कुल सामने नर्सों का एक कमरा था। चेन ने एक काले रंग की टोपी पहन रखी थी। वो उस कमरे के दरवाजे पर चुपचाप छुपकर रुक गई और उसे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। अंदर से आवाज आई, मरीज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर तुम अपना खून दान करना शुरू करते हो और बीच में रुक गए तो ये उस मरीज के लिए एक खौफनाक और भयानक टॉर्चर होगा, क्योंकि तुम्हारे इस दान से जुड़े सारे अस्पताल के खर्चे और अच्छी डाइट का सारा पैसा उस मरीज का परिवार ही खुशी से उठा रहा है। क्या तुम इस बड़े काम के लिए पूरी तरह से तैयार हो लौंडे? नर्सों के उस कमरे में उस लड़के ने बहुत ही कड़क और पक्के तरीके से अपनी हाँ कही। चेन को बहुत भारी शक हो रहा था कि आखिर वांग मो अपना क्या दान करना चाहता है। डॉक्टर बोला, खून के वो खास स्टेम सेल दान करने से पहले तुम्हें लगातार पूरे 4 दिनों तक इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे और फिर 5वें दिन हम तुम्हारे शरीर से वो कलेक्शन जमा करने का प्रोसेस आराम से शुरू कर सकते हैं। मुझे तुम्हें ये बात अच्छे से याद दिलानी है, इन इंजेक्शन के बाद तुम्हें अपनी पीठ और पेट में दर्द, तेज बुखार और फ्लू जैसी कुछ बहुत ही बुरी तकलीफें पक्का हो सकती हैं और इसके अलावा बाकी कई भसड़ वाली दिक्कतें भी होंगी, लेकिन ये सब एकदम नॉर्मल है और इंजेक्शन का कोर्स बंद होते ही सब गायब हो जाएगा। क्या तुमने इस पूरे कांड के बारे में अच्छे से सोच लिया है? मैंने बहुत ही शान से अपना सिर हिलाया और कहा कि मैंने सब सोच लिया है। ठीक है,
तो आज मैं तुम्हें पहला इंजेक्शन दूंगा। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो तो तुम इसी वक्त अस्पताल में भर्ती हो सकते हो। चेन ने तुरंत अपना फोन बाहर निकाला और पागलों की तरह खून के स्टेम सेल डोनेशन के बारे में गूगल पर सर्च करने लगी और उसे ये कड़क सच्चाई एकदम अच्छे से समझ आ गई कि ये सीधा एक अस्थि मज्जा का दान था जो ल्यूकेमिया का पूरा इलाज कर सकता था। ये एक ऐसा इंजेक्शन था जो 3 मिनट से भी कम समय में पूरी तरह काम करता है। मैंने गेट को जोर से धक्का मारा और बाहर आ गया और मैं सीधा उस चुड़ैल चेन के बिल्कुल सामने आ गया। मैंने उसे एकदम हैरानी से देखा और पूछा, तू यहाँ क्या भसड़ मचा रही है? चेन ने बिना पलक झपकाए एकदम सफेद झूठ बोला, मुझे डर था कि तू मुझे कहीं बेच न दे। तू ये दान क्यों कर रहा है? मैंने कहा, मिस चेन सच में एक भूलने वाली अमीर इंसान है। क्या तू भूल गई कि मेरा एक बीमार सौतेला भाई है जिसे एक भारी सर्जरी की सख्त जरूरत है? चेन को तुरंत याद आया, उसने पहले भी इस बात का फायदा उठाकर उसे धमकी दी थी ताकि वो कागजों पर साइन कर दे। वो एकदम सुन्न होकर वहां खड़ी रही और उसका गला ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से चोक हो गया हो। लेकिन तेरी माँ तो तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। उसे याद आया कि क्यों चुनरान कोई जिम्मेदार माँ नहीं थी। वो अपने इस बेटे के लिए अपने दूसरे सगे बेटे की जान को भी पूरी तरह से दांव पर लगाने को तैयार थी। तू भी कोई देवी नहीं है क्या? मैंने तेरी जान नहीं बचाई, मैं बस एक बेवकूफ और सीधा इंसान हूँ। मैं घमंड में मुड़ा और सीधा आगे की तरफ चलने लगा। चेन क्यूई पीछे पीछे आई और बोली, असल में मैं इस भसड़ को खत्म करने में तेरी मदद कर सकती हूँ। पूरे 2 हफ्तों के बाद मैं वापस चेन परिवार में लौट सकती हूँ। चेन परिवार में उसने ये बात एकदम सीरियस होकर कही। पिछले कुछ दिनों से उसे पक्का लग रहा था कि वांग मो बदला लेने का ये कड़क मौका हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी कांड नहीं किया। मैं अपनी शानदार पढ़ाई में एकदम पागलों की तरह डूबा हुआ था। पढ़ाई के अलावा मैं बस खाता रहता था या फिर फोन पर दोस्तों से बात करके मजे मारता था, और उसे तो मैं ऐसे इग्नोर करता था जैसे वो कोई हवा हो। कभी कभी चेन सोचती थी कि अगर वो इस दुनिया में नहीं होती तो शायद मैं हमेशा ऐसा ही शांत और खुश रहता, बिल्कुल मार्च के महीने में खिलने वाले उन शानदार और खूबसूरत फूलों की तरह, छांव देने वाले उस पारसोल के पेड़ और पिघलती हुई उस सफेद बर्फ की तरह। अब उस दवा का भारी असर शुरू होने लगा था। मेरे पैरों की हालत खराब हो गई और मेरा सिर तो भसड़ से भर गया था। मेरा सिर 1000 पाउंड जितना भारी और सुन्न लग रहा था। मैंने अपने माथे को छुआ तो वो बुखार से एकदम गर्म हो रहा था। चेन, तू अचानक से इतनी ज्यादा शरीफ और अच्छी कब से बन गई? मैं हमेशा से ही एक बहुत ही नीच और बुरी इंसान रही हूँ। तूने मेरी जान बचाई और मैं तेरे भाई को बचाने में तेरी मदद कर रही हूँ। ये सिर्फ 1-2 कौड़ी का लेन देन है। जब तक तू वापस अपने चेन परिवार में जाएगी ना, तब तक उसकी हड्डियां पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी होंगी। मेरा पीछा करना बंद कर यूरेन, तेरी मनहूस शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं बिल्कुल नहीं रुका और टशन में आगे बढ़ता रहा। चेन ने गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़ी और शक करते हुए पूछा, ये यूरेन कौन है? तुम अपने घर वापस क्यों नहीं जा रहे हो? उस जानी पहचानी आवाज ने अचानक से मेरे दिमाग की खतरे वाली घंटी बजा दी थी। मैंने एकदम झटके से उसे पूरी ताकत लगाकर दूर धक्का दिया। ये तू ही है नीच इंसान, तूने ही यूरेन की जिंदगी बर्बाद की थी। तू ये कैसे भूल सकती है कि यूरेन आखिर कौन है? चेन का सिस्टम हैंग हो गया और उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। उसने याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे सच में यूरेन के बारे में कोई भनक नहीं थी। मैंने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ा और अपने दांत पीसते हुए उसे घूरा। तू ये कैसे भूल सकती है कि सुन यूरेन कौन है बे? तुम लोगों ने इतने सारे घटिया और खौफनाक कांड किए हैं, क्या तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि एक दिन तुम्हें इन सब का भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा? चेन ने झटके से मेरा हाथ दूर किया और अपनी भौहें सिकोड़ी। सुन यूरेन कौन है भाई? मैं सच में एकदम भूल गई हूँ। इस दुनिया में इतने सारे लोग भरे पड़े हैं तो मैं कैसे याद रखूं? इतनी सारी भसड़ मचती रहती है, क्या मुझे ये सारी घटिया चीजें याद रखनी चाहिए? 10वीं क्लास में सुन यूरेन मेरा सबसे जिगरी दोस्त था, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। तो वो नीच चुड़ैल सच में तू ही थी जिसने बेचारी यूरेन को अपना भयंकर निशाना बनाया था। उसे इतना तड़पाया कि उसका पूरा सिस्टम हैंग हो गया और उसे नानयांग पागल खाने में भर्ती होना पड़ा। ये सुनकर चेंची एकदम सुन्न पड़ गई। उसे वो पुरानी और भूली हुई बात याद आ गई। हाँ, शायद ऐसी कोई फालतू लड़की थी जिसका भेजा पूरी तरह से फ्राई हो गया था। उसे उस लड़की का चेहरा ढंग से याद नहीं था, बस इतना याद था कि वो मेरे जैसी ही ढक्कन और जिद्दी थी। सर्दी की वजह से मेरी आवाज फटी हुई और भारी लग रही थी। मैंने बोला, क्या अब तुझे वो पुराना कांड याद आ गया है? आज नहीं तो कल तुझे तेरे किए की भयंकर सजा मिलेगी। तूने हमें जो दर्द दिया है भविष्य में वो 10 गुना होकर वापस पक्का मिलेगा। उस खूंखार लड़की ने एक छुरा निकाला और उसे सीधा मेरी गर्दन पर जोर से सटा दिया। क्या तुझे लगता है कि वो तुझे अभी जान से मार देगा? तभी उसके दिमाग में नुआन यांग नुओ का ख्याल आया। वही लौंडा उसकी कमजोरी था। उसकी हवा टाइट हो गई और घबराकर उसने छुरा वापस अंदर रख लिया। मेरे जैसा नल्ला इंसान भला नुआन यांग नुओ से अपना बदला कैसे ले सकता था? ये तो बस एक चवन्नी छाप इंसान की फालतू तड़प और भ्रम था। वांग मो, ऐसी कौन सी चीज है जो तुझे गलत फहमी दे रही है कि तू मुझसे अपना वो पुराना बदला ले सकता है? तूने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तेरा दिमाग का दही करने नहीं आऊंगी, लेकिन अगर तूने कोई 1.5 शाणी हरकत की तो मैं तुझे एक हाथ से बुरी तरह कुचल सकती हूँ। मैंने बैग में दर्द की दवा ढूंढी और उसे निगल लिया। उस पागल इंसान का सामना करने के लिए मुझे अपना दिमाग एकदम ठंडा और शांत रखना बहुत जरूरी था। मैं मुड़ा और सीधा नुआन यांग पागल खाने की तरफ तेजी से निकल गया। मैंने रास्ते में 4 अलग अलग बसें बदली और भसड़ के बाद आखिरकार मैं नुआन यांग पागल खाने में सही सलामत पहुंच गया। मैं अपनी आदत के हिसाब से सीधा 4थी मंजिल पर वार्ड 406 की तरफ बढ़ा। दरवाजे के सामने एक औरत बहुत अजीब तरीके से उकड़ू बैठी हुई थी। उस औरत के बाल एकदम बुरी तरह उलझे हुए थे और उसका चेहरा पूरा ढका था। उसकी पतली सी कलाई को एक बहुत भारी और खौफनाक लोहे की जंजीर से बांधा गया था। उसने अचानक ऊपर देखा और मुझे एक डरावनी सी मुस्कान दी। तुम आ गए। सुन, यूरेन आज बहुत अच्छे से रह रही है और नर्सों के साथ भी कोई भसड़ या मारपीट बिल्कुल नहीं कर रही है। मैंने एक प्यारी सी स्माइल दी और उस औरत का एकदम ठंडा हाथ पकड़कर उसे वापस वार्ड में ले गया जो हीटर से एकदम गर्म था। यूरेन, क्या तुम दरवाजे पर मेरा ही इंतजार कर रही थी? अब से दरवाजे पर कभी इंतजार मत करना, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड और भयंकर अंधेरा होता है। उसने अचानक मेरी आस्तीन पकड़ी और रोते हुए बोली, छोटे मुंह को अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे दरवाजे पर इंतजार करना होगा। छोटे मुंह को अंधेरे से डर लगता है, मुंह को अंधेरे से खौफ आता है।
ये सुनकर उसी पल मेरी आंखों में सारे आंसू भरकर आ गए। मैंने अपने आंसू रोकने की बहुत कोशिश करते हुए ऊपर देखा, मेरी आंखें लाल हो गई थी। मैं सुन यिरेन के हाथ धोने के लिए उसे पकड़कर वार्ड के बाथरूम में ले गया। तुम्हारे हाथ इतने ज्यादा गंदे क्यों हैं? मैंने बहुत ही प्यार और ध्यान से उसके नाखूनों के नीचे फंसी सारी मिट्टी साफ की। सुन, यिरेन ने मेरी तरफ देखा और एकदम खुशी से मुस्कुरा दी। वो सफेद कपड़े वाले सारे नीच लोग मुझे तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं जाने देते हैं। पिछले हफ्ते मैं यहाँ से भाग गई थी, लेकिन उन कमीनों ने मेरी खोदी हुई सुरंग बंद कर दी। मैंने धीरे से यिरेन के चेहरे पर हाथ फेरा। यहाँ की सफेद कपड़े वाली औरतें बुरी नहीं हैं। तुम्हें अच्छा बनना होगा, अपनी दवा चुपचाप खा लेना ताकि तुम जल्दी बाहर आकर मेरे साथ रह सको। तुम्हें पता है उस साल उस चुड़ैल ने यिरेन को अपना निशाना बनाया था। सुन, परिवार की हवा टाइट हो गई और उन्होंने उस डिप्रेशन वाली बेचारी लड़की को जबरदस्ती घुटनों के बल बिठाकर माफी मांगने पर मजबूर किया। सुन, येलेन ने साफ मना कर दिया और फिर चेंची ने उसे शहर के बाहर सुनसान इलाके में बने उस पुराने और खौफनाक कुनकियान पागल खाने में हमेशा के लिए कैद कर दिया था। लोग बोलते हैं कि अंदर से भयंकर रोने की आवाजें आती है और वहां अजीब कांड होते हैं। अंदर जाने वाली कई खोजबीन टीमों ने एक के बाद एक लगातार जान दे दी थी और वो अपने पीछे बिना अंगों वाली लाशें छोड़ जाते थे। यहाँ तक कि जो किस्मत वाले वहां से बचकर भाग निकलते थे वो बाहर आकर अजीब तरीके से पूरे पागल हो जाते थे और फिर आखिर में अपनी जान दे देते थे। बस एक रात के भयंकर दर्द में वो हंसती खेलती प्यारी सी लड़की पूरी तरह से पागल हो गई थी। चेन परिवार की होने वाली मालकिन की चमचागिरी करने के लिए सुन, परिवार ने अपनी बेटी को नानयांग पागलखाने में फेंक कर कैद कर दिया और फिर कभी भी उससे मिलने वापस नहीं आए। जब मुझे इस भयंकर और खौफनाक खबर के बारे में पता चला तो मेरे अंदर के भारी पछतावे और दुख ने मुझे अंदर से पूरी तरह से तोड़कर एकदम खत्म ही कर दिया था भाई। उस भयंकर पछतावे ने मुझे तोड़ दिया। 10वीं क्लास में पढ़ाई का लोड नहीं था, इसलिए मैं हर रविवार को उससे मिलने के लिए वहां पर जाता था। धीरे धीरे ये आदत बन गई और हर रविवार को यिरेन एक स्टूल उठाकर मरीजों वाले इलाके के गेट पर शांति से बैठकर मेरा ही इंतजार करती रहती थी। बाद में पढ़ाई का प्रेशर और भसड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई और मेरा वहां जाना महीने में एक बार हो गया। यिरेन अब किसी को नहीं पहचानती थी, लेकिन उसे सिर्फ मैं याद था। वो किसी को भी खुद के करीब फटकने नहीं देती थी। नर्सों के लिए उसे रोज जबरदस्ती दवा खिलाना सच में किसी भयंकर और बहुत बड़े मुश्किल टास्क से बिल्कुल कम नहीं था यार। लेकिन मेरे वहां पहुंचते ही वो एकदम से शांत होकर छुप जाती थी। हाथ धोने के बाद यिरेन बाथरूम के एक कोने में छुप गई और डरी हुई नजरों से यहाँ और वहां देखने लग गई। उसने बहुत ही ज्यादा घबराहट में अपने चारों तरफ एक भयंकर नजर दौड़ाई, यहाँ नहीं और यहाँ भी नहीं। फिर यिरेन अपने पंजों के बल चुपके से मेरे कान के एकदम करीब आई। ये सफेद कपड़े पहनने वाले सब लोग बहुत नीच और खुखार है, तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। ये लोग जो भी फालतू दवा तुम्हें दें उसे तुम बिल्कुल भी मत खाना। वो लोग बाकी सब मरीजों के शरीर से उनके सारे अंग बाहर निकाल लेंगे। ये सुनकर मेरी तो पूरी हवा टाइट हो गई। मुझे वो खोजबीन करने वाली टीम याद आ गई। उस कुंशान पागलखाने में घुसने के बाद उनके शरीर का एक भी अंग नहीं बचा था। मुझे भूत या भगवान जैसी बातों पर यकीन नहीं है, इंसान ही दूसरों के अंग निकाल सकते हैं। तो फिर उस मनहूस और खौफनाक रात को यिरेन का सामना असल में किस भयानक और खूंखार चीज से हुआ था। मैं चुपचाप यिरेन का एकदम ठंडा हाथ कसकर पकड़कर उसे उस बाथरूम से सुरक्षित बाहर लेकर आ गया। फिर मैंने एक नर्स को ढूंढा और उससे यिरेन के हाथों और पैरों में बंधी भारी लोहे की जंजीरें खुलवा दी। इस दौरान सुन, यिरेन एकदम खूंखार और भयंकर गुस्से में थी। जब भी वो किसी नर्स को पास आते देखती तो बहुत जोर से चिल्लाती थी और वो डर के मारे तब तक भयंकर चीखती रहती जब तक उसकी आवाज एकदम फट ना जाती। मैं उसके बगल में बैठ गया और बहुत ही प्यार से उसे शांत किया। यिरेन धीरे धीरे शांत हो गई और उसने बिना कोई लफड़ा किए वो दवा भी चुपचाप खा ली थी। मैं यिरेन को टहलाने के लिए बाहर खेल के बड़े मैदान में ले गया। मुझे ऐसा लगा जैसे हम एक पल में ही वापस अपने हाई स्कूल के पहले साल में आ गए थे। आसमान का रंग धीरे धीरे एकदम काला होने लगा था। मैं नानयांग पागलखाने से चुपचाप निकल गया अपनी औकात के हिसाब से। अभी मैं कुंशान पागलखाने के पीछे की उस खौफनाक कहानी को बिल्कुल नहीं हिला सकता था। मैं लगातार ऊपर चढ़ते हुए और एकदम चोटी तक पहुंचकर ही इस रास्ते के सारे कांटों को हटाकर वहां पर कामयाबी के शानदार फूल खिला सकता हूं। सिर्फ तभी मैं नीच लोगों को उनके खौफनाक कर्मों की एक भयंकर सजा दे पाऊंगा। शाम की उस आधी चमक का रंग एकदम कड़क और चमकते हुए लाल रंग में रंग गया था। आसमान में तैर रहे उन बादलों की कई परतें थीं जिन पर एक हल्के सुनहरे रंग की कड़क रोशनी छाई हुई थी। ये नज़ारा सच में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और एकदम गजब लग रहा था। मेरा मूड एकदम ठंड हो रखा था और मैं बस स्टॉप पर बैठकर बस का इंतजार कर रहा था। वांगमो, तू इतना ज्यादा अच्छा इंसान है कि ये बेवकूफ़ी लगती है। वो पूरे सुन परिवार द्वारा फेंकी गई एक एकदम नल्ली और फालतू इंसान है। क्या वो सच में इस लायक है कि तू उसके बारे में अपना दिमाग खराब करे? मैंने अपनी मुंडी उठा के उसकी तरफ देखा। चेंची सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी वो खूबसूरती बहुत ही ज्यादा खौफनाक और एकदम किसी अलग ही लेवल की थी। लेकिन उसके उस बहुत ही ज्यादा शानदार और चमकते हुए चेहरे के पीछे एक बहुत ही नीच घटिया और एकदम बदबूदार दिल छुपा हुआ था। ये माजरा था। चेंची, तेरी जिंदगी में भी तो कोई ऐसा है जिससे तू प्यार करती है, तो फिर तू बाकी लोगों के साथ इतना घटिया और नीच बर्ताव कैसे कर सकती है? क्या तुझे इस बात का खौफ नहीं है कि एक दिन तेरा आशिक भी मेरे जैसे किसी कांड का शिकार हो जाएगा? उस काले हैट वाली लड़की ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वांगमो, क्या तुझे किसी राज के बारे में पता चला है? मैं हंसा और बोला, मुझे कुछ नहीं पता। शायद कुछ पता ना होना इस दुनिया की सबसे बड़ी सजा है। चेंची ने वांगमो को शक्की और खूंखार नजरों से घूरा। उसे हमेशा लगता था कि मेरी हर बात के पीछे कोई बड़ा माजरा छुपा है। वो अपनी खुजली मिटाने के लिए मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने आखिर में अपना दिमाग चलाकर मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था। वो मुझे भयंकर दवा दिए जाने के बाद मेरे शरीर को लेकर डरी थी।
लोहे की बाड़ से उसने मुझे येरेन के साथ लगातार चक्कर लगाते देखा। वो सुबह से रात तक इंतजार करती रही और बदले में मैंने बस उसकी सरेआम बेइज्जती कर दी। वैसे मेरा उसके साथ ऐसा बर्ताव करना एकदम नॉर्मल बात थी। अगर वो वांग मो होती तो कब का जाकर चेन युआन के सामने सारा रायता फैला चुकी होती। हालांकि चुगली करने से उसकी जान तो नहीं जाती, लेकिन कसम से उसकी सुताई बहुत ही तगड़े लेवल की होती। फिर वो बीमार होने का नाटक करने वाला बुढ़ा आकर उसे बचा लेता। उस शाणे बुढ़े ने अपने पुराने और लालची शेयर होल्डर्स को रास्ते से हटाने के लिए चेन परिवार के अंदर एक बहुत ही खतरनाक और भयानक जाल बिछाया था और सीधा उसकी जिंदगी को ही दांव पे लगा दिया था। अगर बुढ़ा वो शर्त जीत जाता तो चेन परिवार अपने सभी पुराने शेयर होल्डर्स को लात मारकर बाहर निकाल देता और वो लड़की उस पूरे अंपायर की इकलौती वारिस बन जाती। लेकिन अगर वो लोग शर्त हार जाते तो भी वो लोग शेयर होल्डर्स को तो बाहर निकालते ही और फिर वो युआन को एक और नया बच्चा पैदा करने के लिए बोल देते। असल में ये एक जुआ भी था और टेस्ट भी। जिस पल से वो उस मनहूस आइलैंड से जिंदा बचकर बाहर निकली थी, बुड्ढे ने उसे अपना लिया था। जब हम दोनों मेरे घर के पास वाले बस स्टॉप पर पहुंचे तब रात के करीब 10 बज रहे थे। मैंने चेंची से खुद होकर बात बिल्कुल शुरू नहीं की। हम दोनों पूरे रास्ते एकदम चुपचाप ही रहे। फिर उस चौराहे को पार करते हुए मैंने दूर आगे की तरफ देखा। सड़क पर पूरी रोशनी फैली थी और वहां हर 1 मीटर की दूरी पर काले चश्मे और काले कपड़े पहने कोई न कोई आदमी खड़ा था। मैं पहली ही नज़र में समझ गया कि ये सब के सब पक्का उसी चेन परिवार के ही कुत्ते हैं। तभी अचानक से मेरा हाथ किसी ने बहुत जोर से पकड़ा और मुझे खींचकर सड़क के किनारे कर दिया। फिर उसने अपना सिर मेरी छाती में छुपा लिया। उस काले कपड़े वाले नल्ले आदमी ने हम दोनों की तरफ बस एक बार देखा और फिर अपनी नजर हटाकर चुपचाप वहां आने जाने वाले लोगों को घूरने में लग गया। वो मेरी इस छटपटाहट और बचने की कोशिश को घूर रही थी और उसके अंदर पक्का भयंकर खुंदक मच रही थी, जैसे सोच रही हो कि मैंने पहले कभी किसी औरत को छुआ ही ना हो। अरे मुझे तो एक आदमी ने भी छुआ है ना। खैर, उस छोटी गली में घुसने के बाद जब मैंने तसल्ली कर ली कि हम एकदम सेफ हैं तो मैंने तुरंत अपना हाथ उसकी पकड़ से झटक कर छुड़ा लिया। उस चुड़ैल ने मेरे गोरे हाथ पर एक लाल निशान छोड़ दिया था। क्या होगा अगर मैं अभी जाकर चेन युआन को उसकी एकदम सही लोकेशन बता दूं? तो क्या इससे उस नीच इंसान को अपने किए की तगड़ी सजा मिलेगी या फिर वो मुझसे और भी ज्यादा खतरनाक वाला बदला लेगी? मुझे अभी कुछ पक्का नहीं पता था। क्या पता ये सब बस चेन परिवार का कोई घटिया खेल हो और मैं इसमें फंसकर सबके सामने एक बहुत बड़ा वाला जोकर बन जाऊं। मैंने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर मुझे 100% यकीन नहीं है कि मैं उसे या इस पूरे खानदान को बर्बाद कर सकता हूं तो मैं कोई भी बेवकूफ़ी भरा कदम नहीं उठा सकता। मेरी दादी और युआन को अभी भी मेरी बहुत ज़रूरत है। मैंने अपनी नफरत को अंदर ही दबाया और चेहरे पर एक चिल स्माइल चिपकाकर उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि कुंशान वाले पागल खाने में भूत रहते हैं? इस पर वो बोली, भूत वूत कैसे हो सकते हैं? क्या ये सब इंसानों के फैलाए हुए फालतू ड्रामे नहीं हैं? उसने एकदम बिना किसी परवाह के ऐसा बोला जैसे उसे अपने किए हुए वो सारे नीच और घिनौने काम पूरी तरह से याद ही ना हो। एकदम ढीठ है। मैंने खुद को शांत रखने के लिए एक गहरी सांस ली और उससे बोला, मैंने एक एक्सप्लोरर टीम को वहां अंदर जाते देखा था और भूतों ने उनके शरीर के सारे अंग नोच कर निकाल लिए थे। इस पर उसने मजे लेते हुए बोला, तो क्या तुम भी अंदर जाकर इसका पूरा मजा लेना चाहते हो? मैंने सड़क की उस तेज रोशनी में अपने दोनों हाथ जेब में डाले और उसे देखकर अपनी सबसे कातिल स्माइल दी। मैंने बोला, मुझे भूतों से डर लगता है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ अंदर चलो तो मैं पक्का हिम्मत कर लूंगा। मेरी चमकती हुई आंखों ने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया था। मेरे चेहरे और मेरी आवाज़ ने उसे फिर से वांगमो की याद दिला दी, जिसके बारे में वो अपने दिमाग में न जाने कितनी बार सोच चुकी थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और मुझमें खोकर मुस्कुराने लगी। वो बोली, क्या सच में तुम्हें भूतों से डर लगता है या तुम बस मुझे पागल बना रहे हो? उस दिन उस सुनसान आइलैंड पर हम चारों में से तुम ही तो सबसे कम डरे हुए थे। खैर, तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं बस तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि गलती से भी उस पनौती जगह पर मत जाना। मैंने एक ठंडी सांस छोड़ी और चुपचाप अपने घर वाले रास्ते की तरफ आगे बढ़ गया। ये वाली सड़क काफी सुनसान थी, इसलिए यहाँ पहरा देने वाले वो छपरी गार्ड्स भी बहुत ही कम दिखाई दे रहे थे। वो अचानक घूमकर मेरे सामने आ गई और एकदम सीरियस सा मुंह बनाकर बोली, देख, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरी बात को हल्के में मत ले। वो कुंशान वाला पागलखाना असल में अमीर लोगों की जिंदगी बढ़ाने का एक अड्डा है। उसकी ये बात सुनकर मैं अपने दिल में सारा माजरा बहुत अच्छे से समझ गया। अनगिनत घरों की रोशनी मेरी आंखों में चमक रही थी और मैंने एकदम कातिल स्माइल देकर पूछा, तुम अचानक से इतनी अच्छी कब से बन गई? मेरी बात सुनकर वो हड़बड़ा गई और घबराहट में उसने मेरा हाथ तुरंत झटक दिया। उसने हड़बड़ाते हुए धीरे से बुदबुदाया, सत्यानाश, आखिर मैं क्यों हमेशा वांग मो को नुआन यांग से जोड़ देती हूँ? फिर वो मुझसे बोली, जैसा कि तुमने कहा, मुझे भी डर है कि कहीं मेरे उस क्रश के साथ कुछ बहुत बुरा ना हो जाए। ये बोलकर उसने अपनी टोपी कसकर पकड़ा और वहां से पतली गली पकड़कर निकल गई। मैं उसके इस तरह भागने वाले नज़ारे को देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा मजे ले रहा था। एकदम पोपट। क्या वो प्यार जैसे शब्द के लायक भी है? कितनी तरस खाने वाली बात है कि जिसे वो पसंद करती है उसके साथ तो पहले से ही कांड हो चुका है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस पनौती को लाने वाली कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही थी। लगातार 4 दिनों तक मुझे ल्यूकोसाइड बढ़ाने वाली अजीब सी दवाइयों के कई सारे भयंकर वाले इंजेक्शन दिए गए। चौथे दिन मेरी वाट लग गई और मुझे जबरदस्ती उसी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वो मेरी देखभाल करने का नाटक करते हुए अस्पताल के कॉरिडोर में बाहर बैठी हुई थी। दरवाजे पर खड़ी होकर वो मुझे घूर रही थी, क्योंकि कमरे में मैं एक सूखी घास की तरह एकदम बेजान और मुर्दा पड़ा था। मेरे अंदर कोई भी जान नहीं बची थी।
वो मेरा ख्याल रखने सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं मेरे साथ कांड ना हो जाए और मेरी मौत के बाद अपने ऊपर पर्दा के लिए किसी दूसरे मोहरे को ढूंढना उसके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। रात के पूरे 12 बज चुके थे और अस्पताल की सारी लाइटें पूरी तरह बंद थीं। उस नर्स ने मेरे कमरे में आकर मेरा बुखार चेक किया। मेरा भयंकर वाला बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए उसने खुंदक में मुझे बुखार को कम करने की गोली दे दी। मैं तो पहले से ही सोया हुआ था, तो वो धीरे से निकल गई और उसे बोली, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का बुखार अभी भी बहुत तेज है, तुम्हें अंदर जाकर उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। वो बहस करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि नर्स ने पहले ही दवाइयां और थर्मामीटर उसके हाथ में थमा दिया और कट ली। अस्पताल ने मुझे अंगदान करने वाले की पहचान को बहुत ही अच्छे से छुपा कर रखा था। चूशिनरान अपने बेटे पर पानी की तरह पैसा बहाने को पूरी तरह तैयार थी, इसलिए मेरा ये अस्पताल का कमरा भी एक टॉप क्लास वीआईपी रूम था जिसका एक रात का किराया 3000 था। सफेद चादर पर पड़े मेरे चेहरे का रंग बहुत ही अजीब सा लाल हो गया था। मैंने त्योरियां चढ़ा ली, जैसे मैं कोई बहुत ही खतरनाक बुरा सपना देख रहा हूं, और नींद में बड़बड़ाते हुए बोला, आखिर तुम ही क्यों हो, आखिर तुम ही क्यों हो। शायद उस खौफनाक सपने का वो झटका मेरे दिमाग के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा तगड़ा था। मेरी आंख से एक आंसू छलक कर नीचे गिरा। चेंची ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। वो आंसू सीधा उसकी हथेली पर जा गिरा। ये क्या ड्रामा है भाई, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। खैर, अगली सुबह 8 बजे मेरा स्टेम सेल डोनेशन वाला स्यापा ऑफिशियली शुरू हो गया और ये काम सच में बहुत ज्यादा लंबा खिंचने वाला था। डोनेशन का पूरा प्रोसेस 4 घंटे तक चला और वो दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। उसी टाइम उसने मेरी माँ चू शिनरान को बाहर कॉरिडोर में खड़े हुए देखा। एकदम पसीने छूट गए। उस औरत का वो क्लासी लुक अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। जो पहली बार मिलने पर दिखा था, वो एकदम हताश और परेशान लग रही थी, जैसे सब कुछ लुट गया हो। उसके बाल एकदम छपरी स्टाइल में बिखरे हुए थे। वो हाई हील्स पहनकर बाहर टेंशन में इधर उधर चक्कर काट रही थी, मानो किसी का गेम बजने वाला हो। मेरी हालत देखकर उसकी आंखों में मजाक उड़ाने वाला भाव साफ नजर आ रहा था। मेरा चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, जैसे सारा खून निचोड़ लिया हो। कतई जहर लग रहा था मैं। हम दोनों ही उसके बेटे हैं, फिर भी वो मेरे लिए इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। खैर, दोपहर के 12 बजे डोनेशन का रायता फाइनली खत्म हुआ और मेरी जान में जान आई। वो इतनी खुश थी कि उसके आंसू निकल आए। चेन ताओ की सर्जरी एकदम सक्सेसफुल रही और एक नर्स मुझे सहारा देकर कमरे से बाहर निकाल रही थी। मेरी तो वाट लग गई थी। नर्स ने कहा, मिस्टर वांग, आपको 6 महीने बाद चेकअप के लिए वापस आना होगा ताकि हम आपकी हेल्थ का पूरा सिस्टम समझ सकें, वरना कोई नया लोचा हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत लगे तो मुझे कभी भी बता देना। आप चाहो तो अभी घर निकल लो या फिर तब तक रुको जब तक आपकी ये हालत थोड़ी कड़क नहीं हो जाती। मैंने कहा, घर चलते हैं भाई। दर्द के मारे मेरी तो फट के हाथ में आ गई थी। मैंने बिना कुछ बोले बस हल्का सा मुंह बनाया और एक सख्त लौंडे की तरह दर्द सहने लगा। तभी नर्स ने घूमकर उसे ज्ञान दिया, मैडम, घर जाने के बाद आपका ये बॉयफ्रेंड 2 दिन तक नहा नहीं सकता। इसे पानी से दूर ही रखना, वरना बेवजह के पंगे हो जाएंगे। घाव वाली जगह पर पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए और इसे खाने में तेल मसाला भी कम ही देना। उसने बस हाँ में सिर हिलाया और फिर थोड़ी देर चिल मारने के लिए वहीं बैठ गई। वो उठी और सीधा मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सपोर्ट दिया और बोली, इस खस्ता हालत में तू अकेले घर जाना चाहता है क्या। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और फिर अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। वो मुझे उस ढक्कन औरत के सामने से ले जाना चाहती थी, पर मैंने कहा, भिड़ू, चुपचाप पतली गली से निकल ले। सीढ़ियों से चलते हैं। वो मान गई और धीरे धीरे मुझे सीढ़ियों से नीचे उतारने लगी। वो बोली, तूने इतना बड़ा कांड किया है और फिर भी अपनी उस नालायक माँ से छुपा रहा है। आखिर तेरे इस भेजे में चल क्या रहा है। मैंने कहा, मैं उसकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता और मुझे उसके फालतू के गिल्ट की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कि वो पछतावे में आकर मुझे तरस भरी नजरों से देखे। बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से दूर ही रहें। और वैसे भी मैं अपने उस भाई की मदद कर रहा था। तूने उस नल्ले की मदद की, क्या वो तुझे अपना भाई मानता भी है। उसे लगा कि मेरा मोरल ज्ञान कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का है, इसीलिए मेरी जिंदगी झंड है। ये दुनिया हम जैसे अच्छे लोगों के साथ बहुत ही गंदा गेम बजाती है। बुरा इंसान बनना तो बहुत ही आसान काम है। बिना किसी टेंशन के अपने मजे मारो और सबको पोपट बनाकर निकल लो। तुम जो चाहे वो कर सकते हो, बिना किसी फालतू के मोरल ड्रामे के, बिना किसी दिमागी टॉर्चर के। बस थोड़ा सा गिल्ट दिखाओ और पूरी दुनिया तुम्हारे लिए तालियां बजाने लगेंगी। एकदम बवाल चीज है। अस्पताल से बाहर निकलते ही उसने एक टैक्सी बुलाई। सर्दियों की वो धूप ज्यादा चुभने वाली नहीं थी, बल्कि बदन पर बड़ी ही सुकून देने वाली और एकदम कड़क लग रही थी। उसने अपना सिर तिरछा किया और मेरी तरफ देखकर बोली, अगर मैं उस रात उस सुनसान आइलैंड पर नहीं जागती तो क्या तू अपना ये महान काम करने के बाद मुझे वहीं छोड़ देता। मैंने अपने होंठ दबा लिए, क्योंकि मेरा इस फालतू सवाल का जवाब देने का कोई मूड नहीं था। लेकिन उस शानी लड़की को अपना जवाब पहले ही मिल चुका था। भले ही स्कूल शुरू होने के बाद उसे अधमरा होने तक टॉर्चर किया जाता, मैं कसम से एक शब्द भी नहीं बोलता। ये सोचकर वो अचानक से थोड़ा अजीब और अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। मैं सबको प्यार बांटने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं ही सबसे बड़ा देवता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत इतनी पनौती है कि मुझे ऊपर वाले से रत्ती भर भी मेहरबानी नहीं मिलती। उसने मेरे कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया, 1 मार्च से स्कूल शुरू हो रहा है और 15 मार्च को वो लोग बेल पर बाहर आ जाएंगे। अगर तू मुझसे भीख मांगे तो मैं उन 2 कौड़ी के चिरकुटों को पूरी जिंदगी जेल में सड़ाने के बारे में सोच सकती हूँ। मैं तुरंत पीछे हटकर कोने में चला गया ताकि उसकी इन हरकतों से खुद को बचा सकूं। उसकी गर्म सांसें सीधा मेरे चेहरे पर टकरा रही थी। मैंने एक लंबी सांस ली और मेरे दिमाग में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू भर गई। कसम से मुझे इतनी जोर की उल्टी आ रही थी।
मैंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ी रही, क्योंकि उसने मेरी आंखों में वो नफरत और रिजेक्शन साफ देख लिया था। वो चुपचाप अपनी पुरानी जगह पर लौट गई। मेरा उससे इतनी नफरत करना एकदम नॉर्मल सी बात थी। अपना स्टेम सेल डोनेट करने के बाद मैंने पूरे 3 दिन तक आराम किया और फिर धीरे धीरे मेरी बॉडी रिकवर होने लगी। जून वाले एग्जाम में अब आधे साल से भी कम का टाइम बचा था, इसलिए मैंने दुनियादारी छोड़कर खुद को पढ़ाई में पूरी तरह से डुबा लिया था। सिस्टम फाड़ तैयारी चल रही थी। उस दौरान वो एकदम बेशर्मों की तरह मेरे पीछे पीछे एडवेंचर क्लब वाले लोगों के साथ चिल मारने आ जाती थी। उसे वहां देखकर वो सारे लोग भी कतई हैरान रह गए थे। बाद में जब उन्हें पता चला कि वो भागती फिर रही है तो उन्होंने ज्यादा लोड नहीं लिया, ये बस एक बार की बात थी। मुझे नहीं पता कि वो कब से मेरे घर पर थी। शायद वो पिछले एक हफ्ते से सिर्फ मेरे घर पर ही टिक कर बैठी थी। मैंने उससे वो आखिरी एंटीडोट वाली गोली मांगी। वो हल्की सी हंसी और बोली, तू इतना डेढ़ शाना बनता है, पर तूने कभी ये नहीं सोचा कि इस दुनिया में ऐसी कोई जादुई दवा हो भी सकती है। अगर ऐसा कुछ सच में होता तो क्या आदमियों को अपनी बीवियां किडनैप करनी पड़ती? वो काली वाली गोली बस चॉकलेट मिक्स थी और वो सफ़ेद वाली तो साला विटामिन सी की गोली थी। खैर, मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ, अपना ध्यान रखना। तेरा सारा पैसा सीधा तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद वो पूरे 6 दिनों तक बाहर इधर उधर छुपती फिर रही थी। एकदम चवन्नी छाप जिंदगी चल रही थी। आखिरी दिन जब उस बुढ़े ने अपना जाल समेटा तो उसने जानबूझकर अपनी लोकेशन लीक कर दी और उस आदमी ने उसे तहखाने में कैद कर लिया। पूरा भौकाल सेट कर दिया बंदी ने, और फिर एकदम सही टाइम पर उसके दादाजी वहां पहुंच गए और उन्होंने उस बेहोश लड़की को बचा लिया। इसी के साथ वो इस पूरी प्रॉपर्टी वाली जंग को भी शानदार तरीके से जीत गई। चारों तरफ हरियाली छा गई थी और सड़ी हुई लकड़ियों से भी नई कोपलें फूटने लगी थीं। उसने अपनी नजरें झुका लीं और उस आशिक के बारे में सोचने लगी जो वहां से रफू चक्कर हो गया था। माइक्रोचैट पर नुआन यांग नुओ नाम के उस बंदे की पूरी कुंडली निकालो जिसकी प्रोफाइल पिक्चर पर एक सूरजमुखी का फूल लगा हुआ है। मुझे उसकी एक एक डिटेल चाहिए। 10 फरवरी को मेरे बैंक अकाउंट में पूरे 40 लाख रुपए क्रेडिट हुए। भाई, मैंने अपने फोन पर वो सारे जीरो गिने। ये एक ऐसा अमाउंट था जो मैं और मेरी दादी कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मैंने उसमें से 20 लाख तो सीधा डोनेट कर दिए और बाकी बचे 20 लाख रुपए 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए। एकदम फुल टू धमाल वाली फीलिंग आ रही थी। स्कूल शुरू होने के बाद यूनिवर्सिटी वाले एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 3 महीने ही बचे थे। इस आखिरी टाइम में मैंने गधों की तरह पढ़ाई करनी शुरू कर दी। एकदम गर्दा उड़ा दिया था। मैंने हर दिन अपना फोन छूना तक बंद कर दिया था। अगर मैं खाना नहीं खा रहा होता तो बस प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करता रहता। कभी कभार ब्रेक लेकर बस चिल मारता था। मैं अपनी उंगलियों पर दिन गिनता रहता और हाई स्कूल के बाद की उस शानदार लाइफ के बारे में इमेजिन करता। जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो कसम से फुल मजे लूंगा। मैं वो चमकती हुई आकाश गंगा और पहाड़ों पर फैले उन फूलों के विशाल समंदर को देखने जरूर जाऊंगा। वक्त इतनी तेजी से हवा हो गया कि पल्ले ही नहीं पड़ा और मार्च में स्कूल शुरू हो गया। सुशी शहर में मार्च का मौसम एकदम सुहाना और कड़क होता है। सड़क के दोनों तरफ एकदम पीले पीले फूल खिले हुए थे। दिल गार्डन गार्डन हो गया और मैं फुल एटीट्यूड में स्कूल गया। मेरा क्लासरूम एकदम खाली पड़ा था। पिछले 2-3 महीनों से टीचर का काम बहुत ढीला चल रहा था। मैं अपना स्कूल बैग उठाकर लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल के बड़े हॉल की तरफ पैदल निकल पड़ा। दूर से मेरी नजर सीधे चेन क्यूई पर पड़ी। वो बंदी वहां बड़ी शीशे की खिड़की के सहारे बहुत आराम से टिककर खड़ी हुई थी और मजे ले रही थी। उसे पढ़ाई से इतना ज्यादा प्यार कब से हो गया? मुझे लगा था कि वो अब कभी स्कूल नहीं आएगी। मैंने अपने होंठ दबाए और मुड़कर चौथी मंजिल के उस न्यूज़पेपर वाले कमरे की तरफ चुपचाप आगे बढ़ गया। चौथी मंजिल के उस न्यूज़पेपर वाले कमरे में भीड़ और भी ज्यादा कम थी। मैंने एकदम बीच वाली अच्छी सी खाली सीट अपने लिए चुन ली। थोड़ी देर में सूरज की चुभने वाली रोशनी गायब हो चुकी थी। घर लौटते वक्त मेरी लंबी और टेढ़ी परछाई के ठीक बगल में किसी दूसरे इंसान की एक काली परछाई भी चल रही थी। उसने पीछे से वांग मो कहकर आवाज दी। मैंने इग्नोर मारा और अपने कदम तेज कर लिए। फिर उसने मेरी पतली पीठ को देखा और गाड़ी में बैठने के लिए मुड़ गई और चल दी। वो पीछे मुड़ी और अपनी मेबैक गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। उसका बड़ा विला और मेरा घर एकदम अलग दिशाओं में बने हुए थे। अपने घटिया भाई वाले भारी कांड के बाद उस लालची लड़की ने चालाकी से खानदान की सारी प्रॉपर्टी और पूरा बड़ा बिजनेस धीरे धीरे अपने हाथों में ले लिया था। उसके बूढ़े बाप ने अपना काम धंधा छोड़कर एकदम रिटायरमेंट वाली जिंदगी मजे से जीना शुरू कर दिया था और अपने सबसे भरोसेमंद सेक्रेटरी यांग आओ को भी उसके लिए छोड़ दिया। तभी फोन बजा। वो कॉल उसी सेक्रेटरी का था। उसने कहा, मालकिन सुशी जेल से एक बड़ी खबर आई है। जिन छपरी लड़कों ने उस वांग मो को पीटा था उन्होंने खुद को आपका जिगरी दोस्त बताते हुए अपनी बेल की मांग की। वहां के पुलिस वालों ने अभी कॉल करके इसी मामले के बारे में बात की है। मैं इस भसड़ पर आपकी राय जानने के लिए आपको कॉल कर रहा हूं। आप मुझे अपना सीधा आदेश बता दीजिए। उसने बहुत ही आराम से अपनी तर्जनी उंगली को घुटने पर खटखटाया और उसके दिमाग में उस लड़के की एकदम सख्त और ठंडी पीठ की तस्वीर घूमने लगी। एक बार लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल पर और दूसरी बार तो अभी का ही सीन था। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए धीमी और कड़क आवाज में जवाब दिया कि उन सभी नल्लों को छोड़ दो। सेक्रेटरी बोला, मालकिन बड़े साहब ने मुझे आपसे एक जरूरी बात कहने को बोला है कि हमारी कंपनी का मुख्य बिजनेस हान चेंग में है, तो वो चाहते हैं कि आप वहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करो। वो बोली, मुझे पता है क्या नुआन यांग नुओ के बारे में कोई खबर मिली? उसने जवाब दिया, अभी तक तो कुछ नहीं मिला क्योंकि सैमसंग ग्रुप वाले अपना मुंह एकदम कसकर बंद किए हुए बैठे हैं। उसने कहा, उनको लॉजिस्टिक्स मार्केट का थोड़ा सा हिस्सा दे दो, लगभग 10% जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। यांग आओ को माजरा थोड़ा बहुत पल्ले पड़ने लग गया था। उसने कुछ सेकंड झिझकने के बाद उस लड़की को अपनी एक सलाह देना जरूरी समझा और बोला, मालकिन आपके बूढ़े बाप ने आपके लिए शादी का एक रिश्ता भी तय कर लिया है। वो लड़का एलजी ग्रुप का दूसरा छोटा मालिक है। ये सुनते ही चेन क्यूई का पारा चढ़ गया और वो भड़क कर चिल्लाई, मेरी शादी का फालतू ड्रामा कब से शुरू हो गया?
वो बूढ़ा आदमी तो वैसे भी मरने वाला है, अगर मैंने शादी नहीं की तो क्या उखाड़ लेगा? क्या वो अब जादू से वारिस पैदा कर देगा? तुम मेरी मदद करोगे या फिर उस आदमी की चापलूसी करोगे जिसका पैर कब्र में लटका है और मुझे शादी के लिए मजबूर करोगे? सेक्रेटरी बोला, मालकिन बड़े साहब ने मुझे हमेशा सिर्फ आपकी वफादारी करने का आदेश दिया है, इसलिए मैं अपनी मालकिन के हर आदेश का बिना किसी सवाल के पालन करूंगा और आपके उस ऑनलाइन आशिक को भी बहुत ही जल्द ढूंढकर आपके सामने पेश कर दूंगा। 15 मार्च के दिन लिन नाई यी और उसके छपरी दोस्तों की गैंग को जेल से छोड़ दिया गया था और मीडिया पर इस खबर का कोई भी नामो निशान तक नहीं था। अगले दिन 16 मार्च को शुक्रवार था और उस दिन लाइब्रेरी में रोज से भी बहुत ही कम बच्चे आए हुए थे। उस चौथी मंजिल के न्यूज़पेपर वाले कमरे में मेरे और जूकिंग के अलावा बस एक लौंडा बैठा था। उस पारदर्शी शीशे की बड़ी खिड़की के बाहर बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अंदर एकदम खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। तभी लाइब्रेरी के फर्श पर किसी के भारी जूतों की आवाज गूंजने लगी। वो खौफनाक आवाज लगातार हमारी तरफ बढ़ती आ रही थी। जुजू किंग ने सिर ऊपर उठाया और देखा कि लोगों का एक बड़ा ग्रुप पूरी ठसक और फुल भौकाल के साथ हमारी तरफ आ रहा था। गैंग को लीड करते हुए सबसे आगे लिन्नाई, यहान, याक्षी और जूशी चल रहे थे और उनके ठीक पीछे उस सुनसान कारखाने वाले बाकी जंगली जानवर भी अपनी पूंछ हिलाते हुए चले आ रहे थे। उनको देखकर उस लड़की ने डर से अपनी मुट्ठियां कस लीं और घबराहट में बगल में बैठे लड़के को कोहनी मारी, जो अभी भी एकदम अंधे घोड़े की तरह अपनी किताबों में पूरी तरह घुसा हुआ था। वो बोली, अरे मोमो, वो बाहर आ गए। मैंने सिर ऊपर उठाया तो नजरें सीधा लिन से टकराईं। इतनी ठंड में भी वो एक रंगीन छपरी शर्ट पहने हुए था। वो कमीना बोला, वांगमो, तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगे। अब तू ही मुझे बता कि तूने ये सारा रायता क्यों फैलाया? अगर तूने चुपचाप पैसे रख लिए होते और मामला रफा दफा किया होता तो आज तेरे खाते में 35 लाख रुपए पड़े होते और तू बहुत मजे से अपनी ऐश करता। लेकिन अब तूने अपनी बेवकूफी से पूरे सीन की ऐसी वाट लगा दी है कि तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। सच में कहते हैं, 2 कौड़ी के गरीब लोग हमेशा ही घटिया होते हैं जिनका दिमाग गोबर है। क्या तू अंदाजा लगा सकता है कि हमें बाहर किसने निकाला है? मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो बे? तूने मुझे इतने लंबे समय तक जेल की सड़ी हुई हवा खिलाई है तो तेरा क्या ख्याल है मैं क्या चाहूंगा? चल, मैं तुझे बहुत ही प्यार से सारी बात बता देता हूँ। हमें उस चेन क्यूई ने बाहर निकाला है, इसलिए अब हीरो बनने का सपना देखना छोड़ दे। जब तेरे एग्जाम का टाइम आएगा तो हम तुझे बेसमेंट में बंद कर देंगे। इतना बकवास करने के बाद उसने अपने गंदे हाथों से मुंह छुपाया और पागलों की तरह बहुत जोर जोर से हंसने लगा। उसकी उस घटिया और चुभने वाली हंसी से पूरी लाइब्रेरी बुरी तरह से गूंज उठी थी। मैंने उस लुक्खे को पूरी तरह से इग्नोर मारा और शीशे के बाहर खड़ी उस लड़की की परछाई को देखा जो मुझे लगातार अपनी ठंडी और कातिलाना नजरों से घूर रही थी। तभी उस नीच ने मेरी दोस्त का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम दोनों भी कान खोलकर सुन लो, जो भसड़ इस लौंडे के साथ हुई है वो तुम्हारे साथ भी पक्का होगी। मुझसे पंगा लेने का हमेशा यही सबसे भयानक अंजाम होता है। मैंने बिना कुछ सोचे अपने स्कूल बैग के पास रखा हुआ भारी छाता उठाया और पूरी ताकत से उस कमीने के हाथ पर दे मारा। दर्द के मारे उसने हाथ छोड़ दिया और पागलों की तरह मुझ पर चिल्लाने लगा, क्या तू अपनी मौत ढूंढ रहा है? तो खुद को समझता क्या है बे, 2 कौड़ी के नल्ले? तू तो एक नंबर का छपरी और नालायक भिखारी है, तो तेरे अंदर इतना भारी एटीट्यूड किस बात का है? अब तेरी इन फालतू किताबों का क्या फायदा? क्या तू देश का सिस्टम बनाएगा या अपने उन 2 कौड़ी के घिसे पिटे सपनों को सच करेगा? जू किंग, सुन ले तू आज, नहीं तो कल हमारा खिलौना ही बनने वाली है। वहां खड़े 10 से ज्यादा लड़कों की ठरकी नजरें फिर से उस बेचारी पर गड़ गईं और वो उसे ऊपर से नीचे तक अपनी नजरों से ही नंगा करने लगे। मैं बिना डरे एक कदम आगे बढ़ा और उन सभी की गंदी नजरों के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। अचानक मेरी रोती हुई दादी की वो धुंधली सी तस्वीर मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। मुझे याद आया कि कैसे यूरेन अस्पताल के मनहूस कमरा नंबर 406 के बाहर जमीन पर बैठकर मेरे लौटने का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। शूकिंग को मेरी वजह से उस कबाड़ खाने में ले जाया गया था और उस बेचारी की खौफ से हवा टाइट हो गई थी, पर मैं एकदम शांत खड़ा था और फिर मैंने उन सबके सामने पूरी भसड़ मचाते हुए चिल्लाकर कहा, चाओ शोरेन ने एक बार कहा था कि जो कौम बहुत लंबे समय तक घुटनों के बल बैठी रहती है, साला जब वो अपने पैरों पर खड़ी होती है तो उसका सिर चकराने लगता है। जब भी पैसा और ताकत की बात आती है तो इन छपरियों की आंखें फटी रह जाती हैं और लौंडे लौंडिया के लफड़े का नाम सुनते ही इन ठरकियों के अंदर का जानवर तुरंत जाग जाता है। लेकिन जब इज्जत, इंसानियत और उसूलों की बात आती है तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और सर्दियों के कीड़ों की तरह ये सारे के सारे नालायक एकदम सन्नाटे में चले जाते हैं। मेरा इन सब चोचलों से कोई लेना देना नहीं है। तुम लुक्खे लोग बस पैसा, पावर और आशिकी के पीछे भागते हो और इसी घटिया कांड को जिंदगी भर बार बार दोहराते रहते हो। तुम अपने पैसे और पावर के घमंड में मुझे जमीन में गाड़ना चाहते हो, पर उसके बाद क्या बेमिट्टी में दबे बीज एक दिन फाड़कर बाहर आएंगे और भी जहरीले फूल खिलेंगे। तुम्हें लगता है कि तुमने मेरी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया है, पर मुझे तो बस तुम्हारी 2 कौड़ी की नीच औकात दिख रही है। ओ लिन्नाई, ये मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मैं वांगमो अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, पर अब से तुम लोगों को मेरे जिगरी यारों और चाहने वालों पर हाथ नहीं उठाने दूंगा। मेरा ये खौफ देखकर उस फट्टू की हवा टाइट हो गई। वो डर के मारे पीछे खिसक गया। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले कभी पलटकर वार नहीं किया था, लेकिन इस बार उस चवन्नी छाप को मेरी आंखों में मौत का तांडव साफ दिख रहा था। उसे लग रहा था कि मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, और ये देखकर उस बेवकूफ ढक्कन की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई और वो एकदम हक्का बक्का रह गया। वो बोला, ए वांग, अपना ये फालतू का किताबी ज्ञान अपने पास रख। तुम जैसे सड़क छाप लोग कर ही क्या लोगे? अगर मैं अभी यहीं पर तेरा गेम बजा दूं तो कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मुझ पर कोई पुलिस केस भी नहीं होगा।
आए सुशी, मेरा डंडा लेकर आ। और वहीं भीड़ के बाहर खड़ी चेन के एकदम ठंडे दिमाग से मेरा ये सारा लफड़ा और तमाशा देख रही थी। वो अपने मन में सोच रही थी कि मैं ऐसा ही हूँ, हमेशा फुलटू बवाल करने की एनर्जी रखता हूँ। वैसे अगर मैं उसके सामने गिड़गिड़ाता तो शायद वो महारानी मुझे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ती। तभी उस लड़की का फोन वाइब्रेट हुआ और उसने कॉल उठाई। सामने से किसी ने कहा, मैडम, मैंने पता लगा लिया है कि वो नुआन यांग नुओ नाम का बंदा असल में कौन है। और उसी वक्त प्रेस रूम में कतई जहर वाली भसड़ मची हुई थी। लिन ने लंबा डंडा घुमाया और हम दोनों के ऊपर सीधा हमला कर दिया। टेबल पर रखी सारी चीजें इधर उधर गिरकर टूट रही थीं और पूरा रायता फैल गया था। पर चेन वहां खड़ी होकर बड़े आराम से ये सारा खौफनाक तमाशा मजे से देख रही थी। फोन पर बात करते हुए उसकी आवाज अचानक से बहुत नरम हो गई और बोली, हाँ बता, क्या सीन है। उसके दिमाग में उन पुरानी रातों की यादें चल रही थीं जब कोई उसके साथ था, जब उसकी जिंदगी झंड थी, तब किसी ने उसे बचाया था। एक ऐसा इंसान जिसकी रूह हमेशा उससे जुड़ी रहती थी और जिसे वो अपना सब कुछ मानती थी। उस सख्त लौंडिया का दिल भी उस अजनबी पर पिघल गया था। पर फोन लाइन की दूसरी तरफ यांगाओ काफी देर तक एकदम सन्नाटे में था। इधर कमरे में हमारा लफड़ा एकदम गर्दा उड़ा रहा था। मारपीट कतई भयानक हो गई थी। मुझे धक्का देकर जमीन पर पटक दिया गया और उस बेचारी लड़की को 10 से ज्यादा दरिंदे लड़कों ने चारों तरफ से बुरी तरह घेर लिया था। उसके घने काले बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे, पर उसकी आंखों में तारों जैसी चमक थी। चेन ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए फोन पर बंदे से कहा, जल्दी बकना, क्या माजरा है? क्या कोई ऐसा भयानक कांड है जो तू मुंह से बोल नहीं पा रहा है? वो घबराते हुए बोला, मैडम, वो सुशी फॉरेन लैंग्वेज स्कूल की क्लास 12-2 का लड़का वांग मो ही है, वही जिसे सब छोटे वांग के नाम से जानते हैं। चेन ने अपने दिमाग में सारी भसड़ जोड़नी शुरू की कि क्लास 12-2 का वांग और वो नुओ दोनों एक ही इंसान है। ये सुनते ही उस लड़की के फ्यूज उड़ गए और तुरंत उसकी आंखें लाल हो गईं। इस भयंकर झटके से उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और सीधा खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। उसकी सांसें अटकने लगीं और वो घबराते हुए हाँफ कर बोली, यांग, तूने अभी क्या बका बे? वो अजनबी बंदा कौन है? क्या सच में वो वांग मो है? ये दो छोटे से शब्द किसी तेज चाकू की तरह सीधे उसके सीने के यार पार हो गए। उसने फोन कसकर पकड़ा और नजर उठाकर सामने मेरी तरफ देखा। मुझ दुबले पतले लड़के को देखकर उसके दिमाग में पुरानी यादों का बवाल मच गया था। वो यादें जिनमें उसका साथ था, मुझे उसकी उम्मीद और एक नया सवेरा माना जाता था। वो मेरी रोशनी थी और पहले हर रात हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनते थे, एक दूसरे को सुकून देते थे और साथ मिलकर एक रापचिक कल के सपने सजाते थे। ऐसा लगता था कि जब तक हम साथ हैं ये जिंदगी एकदम मजे में कटेगी। पर अब वो सारी खुशी की यादें उड़ गईं और उसे अपनी वो भयंकर काली डरावनी रातें याद आने लगीं। वो बेचारा लड़का जो एक मुर्गी तक पर भरोसा नहीं कर सकता था और 10 से ज्यादा लोग उसे पीट रहे थे। अब चेन को अपने आसपास का कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था। तभी कुछ लौंडे दौड़कर अंदर आए और उस बेचारी शूकिंग को अपनी जान पर खेलकर बचाने लगे। उधर कोने में पड़े मेरे टूटे हुए स्क्रीन वाले फोन पर अभी भी एक ऑनलाइन लेक्चर चल रहा था। चेन ने अपने जज्बातों को काबू में करने की कोशिश की और कोने से मेरा फोन उठा लिया। उसने फोन पकड़कर वीचैट खोला तो वहां प्रोफाइल फोटो में एक सूरजमुखी का फूल लगा हुआ था। आईडी का नाम नुआन यांग नुओ था। उसने सर्च बार में अपना खुद का अकाउंट डाला तो पता चला कि मैंने उसे ब्लॉक कर रखा है। फिर उसने चैट हिस्ट्री खोलकर देखी। उस चैट में पिछले 5 सालों का पूरा चिट्ठा था जिसे वो पूरा स्क्रॉल भी नहीं कर पा रही थी। और ये देखकर उसके शरीर का खून एकदम ठंडा पड़ गया था। डर के मारे चेन के हाथ बर्फ की तरह ठंडे होकर कांप रहे थे और उसके हाथ में रखा वो मोबाइल उसे 1000 किलो के भारी पत्थर जैसा लग रहा था जो उसे दबा रहा था। वो उस फोन में खुद को सजा देने के लिए पुरानी सारी चैट्स पढ़ रही थी जिसमें मैंने मैसेज किया था कि क्या तुम वहां पहुंच गई हो या फिर हमें मिलने के लिए कोई दूसरी जगह तय करनी चाहिए। ओ ये जी, अगर मैं तुम्हें ये कड़वा सच बता दूं कि पहले किसी ने मुझे नशा देकर मेरा गंदा वाला फायदा उठाया था, तो क्या तुम तब भी मुझसे मिलने के लिए राजी होगी? ये जी, शायद तुम्हें ये बात पता भी नहीं होगी कि मैंने तुम्हारी उन्हीं हसीन यादों के सहारे अपनी जिंदगी के ये 4 सबसे भयंकर और दर्दनाक साल जैसे तैसे करके अकेले ही काटे हैं। पहले भी ये सब बिल्कुल ऐसा ही था और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, इसलिए इतना ज्यादा मार धाड़ और भसड़ मत मचाया करो यार। हाँ, सही कह रही हो। खासकर मैं अपने इन लाल बालों के साथ एकदम छपरी लगता हूँ और मुझे तसिंगुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। ये लिखी हुई हर एक लाइन हमारे उस पुराने सच्चे प्यार की निशानी थी। अब ये साबित हो गया था कि मैं ही नुओ हूँ। ये जानकर चेन पूरी तरह से पुरानी यादों में डूब गई और उसे समझ आ गया कि जब भी मैं रिप्लाई नहीं करता था तो उसका सीधा सा मतलब होता था कि वो खुद मुझे बुरी तरह जलील कर रही थी, पीट रही थी और मेरा सरेआम मजाक उड़ा रही थी। जो भी छोटी छोटी बातें उसने आज तक हमेशा नजरअंदाज की थी वो आज किसी भयंकर बम की तरह फट पड़ी और उसका वो पुराना प्यार पूरी तरह जाग गया।